हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हो आप सब लोग? आप सब लोगों का वेलकम अर्जुना जेई 2025 बैच में। और हम लोग आज से शुरुआत करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है, एक बार फटाफट से थम्स अप करके मुझे बताएं कि सर आवाज ठीक से आ रही है और आपकी शक्ल भी हमें दिखाई दे रही है अच्छे से। एक बार फटाफट बता दो भाई, सब कुछ बढ़िया है, मस्त एकदम। यस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड इवनिंग, सब मस्त एकदम बढ़िया। क्या बात है, क्या बात। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सब बढ़िया एकदम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जी जनाब, जिन बच्चों ने आज से पहले मेरी शक्ल ना देखी हो, इस प्लेटफॉर्म पे पहली बार देखा हो, इस बैच में तो पहली बार देखा होगा, उनको बता दूं मेरा नाम राहुल डूडी है और मैं पिछले 10 साल से स्टूडेंट्स को आईआईटी जेईई और नीट के लिए केमिस्ट्री पढ़ाता आ रहा हूं। केमिस्ट्री में मैं फिजिकल केमिस्ट्री भी पढ़ा लेता हूं, इनऑर्गेनिक भी, ऑर्गेनिक भी। तो आप में से कुछ बच्चे ऐसा हो सकते हैं जो 2.0 में क्लास लेते हो, अर्जुना 2.0 में, वहां मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। अर्जुना 1.0 में मैं इनऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूं। यस, हाँ जी। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हम लोग आज वाले सेशन से करने वाले हैं और मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो बहुत ही शानदार गया होगा। फिजिकल केमिस्ट्री में 2 चैप्टर आप लोगों ने पढ़े हैं। एक आप लोगों ने पढ़ा होगा मोल कॉन्सेप्ट, जिसको आप लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं, और दूसरा आप लोगों ने पढ़ा होगा जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना। और ये दोनों चैप्टर बहुत बढ़िया ढंग से आप लोगों ने कवर किए होंगे। बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो सर एक बात बताओ, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में यही आएगा कि सर फिजिकल केमिस्ट्री का कोई पोर्शन इनऑर्गेनिक में तो नहीं आएगा ना हमारे काम में? सर ऐसा कोई टॉपिक बता दो जो यहां पे काम में आ रहा हो, जिसको हम लोग पहले कवर कर लें, है ना। तो सिर्फ एक टॉपिक है जो मैं आपसे चाहता हूं आप लोगों को पढ़ के आए, और उसका नाम है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। यस, अगर आप लोगों ने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में आपको दिक्कत है, आपको डाउट है, तो मैं आपसे कहूंगा अगली जो 1-2 क्लास है, उन 1-2 क्लासेस से पहले आप लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल वापस एक बार बढ़िया ढंग से रिवाइज कर लें। क्वांटम नंबर्स क्या होती हैं, ऑर्बिट्स क्या होते हैं, शेल क्या होता है, और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनकी शेप कैसी होती है, क्वांटम नंबर में डिफरेंट डिफरेंट क्वांटम नंबर्स किस चीज को बताती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों के इस वाले चैप्टर में काम आने वाली है। बाकी कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बाकी सारी चीज मैं देख लूंगा। आप सिर्फ और सिर्फ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल वापस पढ़ के आ जाए, बस मैं आप लोगों से इतना चाहता हूं। बाकी आपको कोई टेंशन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं होगी। जिस भी चीज की रिक्वायरमेंट है सारी चीज आपको इसी बैच में मिल जाएगी, ठीक है। डन, हाँ वही सारा सब कुछ। अरे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल तो पढ़ा है ना तुमने, मतलब नाम सुना सुना लग रहा है या सुना सुना लग रहा है ना। देखो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में भी खास तौर पे श्रोडिंगर इक्वेशन का कोई काम नहीं है हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सबसे पहले आप लोग पढ़ लेना क्वांटम नंबर्स, चारों क्वांटम नंबर्स, है ना। और फिर उसके बाद ये ऑर्बिटल्स की शेप वगैरह वो एक बार के लिए आप लोग देख लेना, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये देख लेना, है ना। ये चीज है जो हमें इस चैप्टर में जरूरत पड़ेगी। बाकी एकदम मस्त मक्खन, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो चलें फिर सेशन को करें अगर स्टार्ट। अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो मेरे हिसाब से सेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए। आज पहला सेशन है। सर क्या क्या बताने वाले हो आप ये बताओ। देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा इंट्रोडक्शन की। यार इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे, देखो मैं हल्का सा आपको बताऊंगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़े, है ना। छोटी छोटी बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ये सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी है, ये फिजिक्स के लिए भी है, मैथ्स के लिए भी है, बायो के लिए भी, किसी के लिए भी है ना। तो जनरल डिस्कशन होगा कि हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है, बिकॉज हम लोग इस वाले बैच में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले रहे हैं तो उसकी बात होगी। डन है। अच्छा, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा पीरियोडिक टेबल क्या होती है, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की क्यों जरूरत पड़ी, और जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन मतलब क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री क्या है। जेनेसिस मतलब हिस्ट्री की बात करेंगे। अच्छा, अब ये भी डाउट है कि सर नई नोटबुक लिखेंगे, नई नोटबुक लेके आए, मतलब ले आओ तो बढ़िया है।
सही है भाई। देखो मैं फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं, पहले तो मैं आपको बता ही देता हूं। देखो सबसे पहले तो पहला चैप्टर है जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, शॉर्ट में मैंने लिख दिया पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, है ना। ये चैप्टर होगा दादा जिसको मैं सबसे पहले करवाऊंगा। और फिर उसके बाद जो दूसरा चैप्टर होगा केमिकल बॉन्डिंग, महाराज इसको केमिकल बॉन्डिंग, ये दूसरा चैप्टर है। फिर उसके बाद मैं आपको कुछ और चैप्टर्स भी पढ़ाऊंगा, उनमें से एक का नाम होगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। एक बार के लिए मैं बता देता हूं ना यार कौन कौन से चैप्टर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, और मैं आपको पढ़ाऊंगा हाइड्रोजन। ये वो चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स के साथ मैं आपके साथ दूंगा पूरा क्लास 11th में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये चैप्टर्स हैं जो हम लोगों ने साथ साथ पढ़ने हैं, ठीक है। ऑल राइट, हाँ, तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप लोग अलग से अगर कॉपी बना सके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब ये टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे तो कंटेंट खूब सारा है, भर भर के कंटेंट है। जेई का एग्जाम दे रहे हो यार, मतलब है ना, यहां तो दुनिया के सबसे टफ एग्जाम्स में से गिनती होती है जेई के एग्जाम की, तो कंटेंट हमें काफी सारा पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज है, आप लोग अलग से कॉपी बना लें, भर जाएगी वो, टेंशन मत लेना उसकी, ठीक है। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और केमिकल बॉन्डिंग ये वो टॉपिक्स हैं, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो आपके जेई मेंस के सिलेबस में भी है, जेई एडवांस के सिलेबस में भी है। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स और हाइड्रोजन, ये जो दो चैप्टर हैं, इसको लास्ट ईयर जेई मेंस के सिलेबस से हटा दिया गया था। क्या कह रहा हूं मैं, वापस सुनो। ये वो दो चैप्टर्स हैं एस ब्लॉक एलिमेंट और हाइड्रोजन, जिनको लास्ट ईयर जेई मेंस के सिलेबस से हटा दिया गया था, बट स्टिल ये जेई एडवांस के सिलेबस में है ना। कौन से सिलेबस में है, एडवांस के सिलेबस में है, तो हम लोगों को पढ़ना ही है। पी ब्लॉक एलिमेंट का भी कुछ पोर्शन ऐसा है जो जेई मेंस के सिलेबस से रिमूव हो गया था, और कुछ पोर्शन बचा के रखा था। तो कौन सा पोर्शन रिमूव हुआ है, कौन सा है, ये सारी चीज हम लोग जब एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे, सारी चीजें आपको क्लास में बता दी जाएगी। आपको टेंशन नहीं लेनी है कौन सा टॉपिक मेंस में है, एडवांस में है, सारी चीज जिस टॉपिक को मैं जिस समय करवाऊंगा सारी चीज आपको बता दूंगा, है ना। तो बाकी तुम टेंशन मत लेना कि कौन सा पढ़ें कौन सा छोड़ें, सारी बता दी जाएगी, है ना, ठीक है, डन, हाँ। ऑल राइट, तो सर ये तो वो चैप्टर्स हो गए जो हम लोग साथ साथ पढ़ने वाले हैं। इनमें से देखो दो चैप्टर अभी मैं पढ़ाऊंगा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और केमिकल बॉन्डिंग, फिर उसके बाद 3 चैप्टर अलग से पढ़ेंगे। अगर आप लोग इस चैप्टर की बात करो ना, ये जो चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग, अगर मैं इसको केमिस्ट्री की जान कहूं ना, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है ना। ये केमिस्ट्री की जान है भाई ये चैप्टर, है ना। इसके बिना केमिस्ट्री आगे नहीं बढ़ती, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो। जिस बच्चे को केमिकल बॉन्डिंग में दिक्कत आती है उसको पूरी केमिस्ट्री में दिक्कत आएगी, खास तौर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। तो इसको थोड़ा अच्छे से देखना, काफी लंबा टाइम भी हम लोग इस चैप्टर में लेंगे, क्योंकि काफी बड़ा चैप्टर है और इसी के कॉन्सेप्ट्स होंगे जो हर एक चैप्टर, पी ब्लॉक एलिमेंट हो, चाहे एस ब्लॉक हो, चाहे हाइड्रोजन हो, आपको केमिकल बॉन्डिंग हर जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। और केमिकल बॉन्डिंग में काम आएगा कौन सा चैप्टर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, है ना। तो ये चैप्टर अच्छे से करेंगे, फिर केमिकल बॉन्डिंग करेंगे। 2 चैप्टर अगर हमने अच्छे से कर लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फिर उसके बाद एकदम मक्खन है, टेंशन मत लेना, तो ठीक है, डन डन डन। आरजे सर रोस्टेड यू, हाँ देखो मैं आपको बता दूं, आरजे सर और मैंने, है ना, बहुत सारे बैचेस साथ साथ लिए हैं और अभी भी साथ साथ ले ही रहे हैं, ठीक है। तो अगर उनको रोस्ट करना होगा तो मुझे डायरेक्ट फोन करके रोस्ट कर सकते हैं आप। हम दोनों के बीच आग लगाने की कोशिश ना करें, है ना, इसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, मैं आपको पहले बोल देता हूं, है ना। तो आप अपना टाइम वेस्ट ना ही करें तो ही अच्छा है। देखो सीधी सी बात तो ये है ना, तुम भी अपना एफर्ट लगाओगे फालतू में, है ना, मैसेज लिखोगे बार बार, उसमें भी एफर्ट लगता है, फिर मैं भी पढ़ूंगा, है ना, तो वो काम नहीं करो तो अच्छा है, ठीक है, हाँ, ऑल राइट, हाँ ठीक है। तो सर एक बात बताओ आप, सीक्वेंस मैंने बता दिया, लगभग यही सीक्वेंस है जो जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्पैमर है सर, हाँ। अच्छा आरजे सर को पता लग गया क्या कि आज से इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो रहा है? उनको किसने बताया है? तुमने बताया क्या? आरजे सर और हमने साथ साथ लिए यार क्लास। अभी हम लोग प्रयास 2.0 साथ ही ले रहे हैं। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने लक्ष्य साथ लिया था, लक्ष्य बैच में हम लोग साथ। तो मुझे पता है वो कब रोस्ट करेंगे कब नहीं करेंगे, तुम रहने दो, है ना, तुम फालतू आग मत लगाओ। आओ आओ आओ, देखो जी, सबसे पहले चैप्टर की जो इंपॉर्टेंस है केमिकल बॉन्डिंग की मैंने पहले ही बता दी है, और जब आप प्रीवियस इसके क्वेश्चंस देखोगे तो आपको उसमें अपने आप ही इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी कि चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हाँ आओ।
तो सर कैसे पढ़ें, क्या करें, हाउ टू स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, क्योंकि मैं सिर्फ आपकी इनऑर्गेनिक ले रहा हूं, इस वजह से मैंने यहां इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखा है। अगर आप चाहो तो यहां फिजिकल केमिस्ट्री लिख सकते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिख सकते हो, फिजिक्स लिख सकते हो, मैथ्स लिख सकते हो। जो मैं बेसिक चीजें आपको बताऊंगा, ये सारी बेसिक चीजें हर एक सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये एक तरीका है यार जिससे, और मैं हमेशा बोलता हूं कि जब आप क्लास 10 से क्लास 11 में आते हो, तो जो मुश्किल टाइम है आपका, मुश्किल टाइम शुरू के जो 2 चैप्टर्स होते हैं, 3 चैप्टर्स होते हैं, ये मुश्किल टाइम अब आपका खत्म होने वाला है ना। मैं हमेशा बोलता हूं स्टूडेंट को कि शुरू के 2-1 महीने होते हैं जब आप क्लास 11 में आते हो, तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे 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 आप आगे बढ़ते जाते हो, ये चीजें आपके लिए आसान होने लगती है। और जब हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करेंगे तो आपको लगेगा चैप्टर आसान है, केमिकल बॉन्डिंग करेंगे तो आपको लगेगा कभी आसान है कभी मुश्किल है। और ये जो जेई की जर्नी है, ये कोई जर्नी 1-2 दिन की नहीं है यार, है ना, ये 2 साल की है कम से कम। तो जब आप 2 साल पढ़ाई करते हो, तो 2 साल के लंबे टाइम में बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कुछ टॉपिक समझ में आते हैं अच्छे से, तो हमें लगता है कि यार अब तो सिलेक्शन पक्का है ना, अब तो हम लोग आईआईटी पहुंच गए। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो मुश्किल होते हैं, जो हमें नहीं समझ में आते, उस समय लगता है कि यार मेरा तो जेई में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो मतलब इस 2 साल की जर्नी में आपको अप्स एंड डाउन्स हमेशा मिलेंगे। यस, जो बच्चा कॉन्फिडेंट होता है, जो मेहनती होता है, वो डाउनफॉल में एकदम से अप आने में उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता। और जो बच्चा मेहनत नहीं करेगा, जिसका बहुत सारा बैकलॉग इकट्ठा हो जाएगा, वो डाउनफॉल में ही जाता जाएगा, फंसता जाएगा और बड़ी मुश्किल होती जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है ना। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहें इस पूरे 2 साल की जर्नी में। अगर मान लो कोई एक आधा चैप्टर ऊपर नीचे भी होता है, नहीं भी समझ में आता, थोड़ा समझ में आया, ज्यादा समझ में आया, तो बहुत ज्यादा तो खुश ना हो और बहुत ज्यादा दुखी भी ना हो, है ना। 2 साल तक अपनी एनर्जी आपको बचा के रखनी है, बहुत मेहनत करनी है 2 साल में। उस दिन फिर उसके बाद सारी चीजें अच्छी होंगी, है ना। हमारे हाथ में है सिर्फ और सिर्फ एफर्ट करना। बाकी पेपर कैसा है, कैसा नहीं आया, इजी आया, मुश्किल आया, उन सारी चीजों के बारे में सोचना बंद कर दो। ठीक है, तो कौन कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज जिसका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा रोल है, और वो है नोट्स प्रिपरेशन। देखो यार, नोट्स तो आपको इनऑर्गेनिक हो या फिर ऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, कुछ भी हो, नोट्स तो आपको हमेशा बनाने चाहिए, है ना। तो नोट्स आप लोग हमेशा बनाएं, फ्रॉम डे 1 बनाएं। और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर कोई आपसे ये कहे कि नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बिना नोट्स के सिलेक्शन हो सकता है, तो बिल्कुल सरासर झूठी बात कह रहा है। यस, इन नोट्स की असलियत, इसकी अहमियत आपको उस दिन समझ में आएगी जिस दिन आपको किसी चैप्टर को रिवाइज करना होगा। और थोड़ा सा ऑनलाइन में ये लफड़ा रहता है कि स्टूडेंट ये सोचता है कि यार मुझे नोट्स बनाने की जरूरत क्या है, मुझे तो हर क्लास की वो मिल ही रही है, पीडीएफ मिल रही है ना, तो मैं सारी जो पीडीएफ है वो एक जगह पर रख लूंगा और पीडीएफ मेरे पास है तो मैं उससे पढ़ाई कर लूंगा। प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल। देखो सीधी सी बात मैं ये कहूं, क्योंकि एक चैप्टर मान लो ये 10-12 लेक्चर में खत्म होगा तो 10-12 पीडीएफ इस चैप्टर की हो जाएगी। केमिकल बॉन्डिंग लगभग 20 लेक्चर में खत्म होगा तो 20 पीडीएफ उसकी हो जाएगी। तो मतलब थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा ना इतनी सारी पीडीएफ से पढ़ना। यस, तो इस वजह से मैं फिर हमेशा क्लास में जब भी जाता हूं, किसी भी बैच में, सबसे पहला काम मैं यही करता हूं। सबसे पहली चीज मैं यही बताता हूं कि नोट्स आप लोग जरूर प्रिपेयर करें फ्रॉम डे 1। नोट्स प्रिपेयर करना वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है। वो मूर्ख हैं वो लोग जो बोलते हैं कि नोट्स प्रिपेयर करने पे टाइम वेस्ट होता है। जब आप नोट्स प्रिपेयर करते हो तो आप लोग लिखते हो, और दुनिया ये कहती है कि जिस चीज को लिख के पढ़ा जाता है वो चीज हमें ज्यादा याद होती है। हमारा दिमाग काम करता है जब हम लोग किसी भी चीज को लिखते हैं। सोच समझ के लिखी जाती है चीजें, बिना सोचे आप लोग आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन नहीं लिख सकते, आप लोग रेडियस का फॉर्मूला नहीं लिख सकते। उसके लिए हमें सोचना पड़ता है। जब हम लोग सोचते हैं चीजें रिकॉल होती हैं और उससे चीजें याद होती है। यस, तो नोट्स आप लोग जरूर प्रिपेयर करें। आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है ना। तो जो लोग नए नए, है ना, मतलब आजकल मार्केट में खूब सारी नई नई चीजें चलती हैं, उन पे आप लोग ज्यादा विश्वास ना करें। नोट्स बनाएं और जिस दिन रिवीजन की बारी आएगी उस दिन तुम्हें पता लगेगा इन नोट्स की कीमत क्या है। सर नोट्स तो मार्केट में भी मिल जाते हैं सर, 200-400 रुपए में आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन एक सीधी सी बात मैं आपसे ये कहूं, खुद के नोट्स से पढ़ने का मजा ही कुछ और है ना। क्योंकि आपको पता होता है कि आपने नोट्स में कौन सी चीज कहां लिखी है ना, ये टॉपिक कहां लिखा है। नोट्स रिवाइज करने में आपको टाइम कम लगता है। यस, हाँ, है ना। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें यार, वरना दुनिया बेवकूफ थोड़ी ना है जो नोट्स बना रही है ना। हाँ, ये लिखें आप नोट्स बनाए, मैं आपसे ये कहूंगा, है ना, इधर उधर बहकावे में ना आए। और 2.0 की जो क्लास हुई थी ना, उसमें मैंने ये चीज बोली थी। एक्चुअली होता क्या है ना, आजकल
अगर कोई सीधी बात कहे ना, अगर कोई सीधी बात कहे तो दुनिया सुनती नहीं है उसको, है ना। अगर मैं आपसे ये कहूं ना कि नोट्स बनाने से जेई में सिलेक्शन आसानी से होगा, नोट्स को रिवाइज करने से सिलेक्शन आसानी से होगा, है ना, दिन में 5-6 घंटे कम से कम पढ़ने से जेई में अच्छी रैंक आएगी, यस, 2 साल तक लगातार मेहनत करने से अच्छी रैंक आएगी, तो दुनिया सुनती नहीं है। दुनिया को लगता है ये तो, हाँ हमें पता है, ये तो सारे लोग यही तो बोलते हैं। अगर मैं ये वीडियो बनाऊं कि जेई में अच्छे रैंक के लिए क्या करें, और उसमें अगर मैं ये सारी चीजें बोलूं तो हो सकता है उस पर व्यूज ना मिले, लेकिन वहीं पर अगर मैं ये बोलूं कि नोट्स नहीं बनाने से जेई में सिलेक्शन होता है, सिर्फ आधा घंटा दिन में पढ़ने से जेई में सिलेक्शन होता है, अच्छी अच्छी रील्स इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने से जेई में अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा, लास्ट में 2 महीने पढ़ने से जेई में सिलेक्शन हो जाएगा, और 2 महीने भी नहीं, लोग तो 15 दिन में आईआईटीएन बना देते हैं, 15 दिन में आप आईआईटी पहुंच जाओगे। अगर मैं ऐसी चीज लिखूं, ऐसा उसका बढ़िया सा थंबनेल बना के उसको अगर पोस्ट करूं, तो उस पर हजारों लाखों मिलियंस में व्यूज हो जाएंगे। तो ये दुनिया ऐसी है भाई, उसको कुछ अलग चाहिए, है ना। अलग क्या चाहिए, है ना, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, है ना। तो वो टोपी आपको नहीं पहन रखी, मैंने पहन रखी है, उसका रीजन है, उसका लॉजिक है, बिना रीजन के नहीं पहन रखी है, ठीक है। तो ये किसी के बहकावे में ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपके जो टीचर आपको जैसा कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है ना, क्योंकि वही ऐसा बंदा होगा जो आपका भला चाहेगा, है ना। पेरेंट्स और उसके बाद आपका मास्टर जो आपको पढ़ा रहा है ना, विश्वास करो उन पे, जो आपसे जैसा कहें, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे आईआईटीएंस बनाए हैं, बहुत सारे एनआईटीएंस बनाए हैं ना, जो लोग उनसे पढ़ के निकले हैं, उनको पता है रैंक कैसे ली जाती है ना। फालतू व्यूज के लिए बकवास नहीं करते हम लोग। और यहाँ पर जब हम लोग ऐप पे पढ़ाते हैं तो यहाँ तो व्यूज की भी बात नहीं होती, यहाँ जो भी बात कही जाती है वो सच होती है, सच्चाई होती है ना। तो आप लोग उस चीज का ध्यान रखें, है ना। अब जो भी रोस्ट हुआ हो इस चीज को कहने में, वो अपना देखे, तुम्हें लगे कि इसको रोस्ट किया, उसको रोस्ट किया, तुम अपने हिसाब से देख लो, है ना। मैंने तो सच्चाई बोली है। और जो लोग ये कहते हैं कि नोट्स नहीं प्रिपेयर करने से सिलेक्शन होता है, तो जब उन्होंने ये बात कही थी उससे 5-7 साल पहले से मैं तो ये वाला पॉइंट बोलता जा रहा हूं कि नोट्स पे सबसे पहले एम्फेसाइज करना आपको, है ना। तो वो आप लोग देख लेना। फिर उसके बाद देखो एक बहुत ही बढ़िया चीज है, और वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खास तौर पे, क्योंकि अच्छा एक चीज बताओ, ईमानदारी से बताना, हाँ ईमानदारी से बताना, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी तक कोई बैकलॉग नहीं है? ईमानदारी से बताओ। हाँ, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका कोई बैकलॉग नहीं है, कि सर जितना पढ़ाया है ना हमें निखिल सर ने, सारा कर लिया सर हमने, है ना, पढ़ भी लिया, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, डीपीपी भी कर दी, सब कुछ कर दिया। जल्दी बताओ कितनी जनता ऐसी है? कोई ऐसा? हाँ, है कोई ऐसा? देखो यार, सीधी सी बात है मैं आपको बताऊं, अबे तुम्हें आईटी की कसम है, हाँ झूठ मत बोलियो, आईटी की कसम है तुम्हें, झूठ मत बोलियो। इतने सारे मी तो हो ही नहीं सकता साल, है ना, कुछ ना कुछ लोचा है इसमें। इतने मी मतलब कोई बैकलॉग नहीं है। गजब गोली दे रहे हो तो मुझे लग रहा है थोड़ा तो है ना, 1-2 लेक्चर तो होगा ही, मतलब कुछ डीपीपी तो नहीं सॉल्व करी होगी, मॉड्यूल तो सॉल्व नहीं किया होगा, पीवाईक्यूज तो बचे ही होंगे, नहीं कुछ तो है ना। तो भैया देखो एक चीज और, बैकलॉग होने का एक और जो रीजन है वो ये भी है, जो मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है, रिवीजन विद इन 24 आवर्स। हम लोग क्या करते हैं, आज की चीज को कल करेंगे, कल वाले को परसों करेंगे, परसों वाले को तरसों करेंगे, और ऐसे करते करते टाइम निकल जाता है। ऐसा बोला जाता है, ये साइंटिफिक स्टडी है, कि अगर कोई किसी भी चीज को आप लोग 24 आवर्स में रिवाइज कर लें तो आपकी रिटेंशन की पावर लगभग 70 to 80% बढ़ जाती है ना। तो आपसे फिर एक बार मेरी हाथ जोड़ की विनती है कि जैसे मान लो आज मैंने किसी भी टॉपिक को आज वाले लेक्चर में पढ़ाया है, तो उसको नेक्स्ट क्लास में आने से पहले, कल वाली क्लास में आने से पहले रिवाइज जरूर करके आए भाई। अगर आप इस सिंपल चीज को फॉलो कर लो ना, तो मेरी गारंटी है 2 महीने करके देखो, आपकी एफिशिएंसी अपनी क्लास में अपने आप ही बहुत जबरदस्त हो जाएगी, शानदार हो जाएगी, है ना। तो इस चीज को जरूर ध्यान दें, 24 आवर्स में रिवाइज करें। और रिवीजन की एक और ट्रिक मैं आपको बताता हूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत हेल्पफुल है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत हेल्पफुल है। क्या है, देखो मान लो अभी मैं आपको 2.0 में भी मैं ये ट्रिक बता रहा था, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर हम रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, चीजें हमें याद नहीं हो पा रही, तो सर कैसे रिवाइज करेंगे चीजें अच्छे से याद हो। तो देखो मान लो आपका लेक्चर नंबर 2 हो, तो मैं आपसे कहूंगा जब आप 2 को रिवाइज करो तो उससे पहले 1 को जरूर रिवाइज करें, फिर उसके बाद 2 को रिवाइज करें।
जब आपका लेक्चर नंबर 3 हो तो आप लोग 1 और 2 को पहले रिवाइज करें और फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 3 रिवाइज करें। जब आपका लेक्चर नंबर 4 रिवाइज करना हो तो 1 2 3 को रिवाइज करें और फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 4 को रिवाइज करें। अरे महाराज, ऐसा करने से तो बहुत टाइम लग जाएगा सर, कैसी बात कर रहे हो? 3 अगर मुझे सब्जेक्ट को रिवाइज करना, दिन में 2 सब्जेक्ट अगर रिवाइज करने, तो मेरा तो पूरा टाइम रिवीजन पे चला जाएगा। अगर मान लो लेक्चर नंबर 10 है तो मुझे रिवाइज करना है 1 से 9, सर मेरा तो 3 घंटे इसी में चला जाएगा। गलत बात है, ऐसा नहीं होगा। पहले दिन अगर मान लो फर्स्ट लेक्चर को रिवाइज करने में 10 मिनट लगे हैं तो दूसरे दिन 5 लगेंगे, तीसरे दिन 2 लगेंगे, फिर 1 लगेगा। और जब आपका 7वां 8वां लेक्चर होगा ना, उस दिन आपको लेक्चर नंबर 1 को रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उस दिन आप बोलोगे लेक्चर नंबर 1 तो मुझे याद हो गया, रट गया, कौन सी चीज कहां से पूछनी है पूछ ले। ये बहुत शानदार तरीका है। और जब मैंने अपने टाइम पे जेईई के लिए प्रिपेयर किया था, मैं हमेशा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस चीज को फॉलो करता था, है ना, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें थोड़ा सा मतलब, है ना, होती है, जिनको याद रखना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी तो होंगे ना, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो ये सोचते होंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट रटना, है ना, सब कुछ याद करना है, उसमें मास्टर क्या पढ़ाएगा, एनसीईआरटी में लिखा है वो मैं खुद ही याद कर लूंगा। ऐसा है आप में से कोई जो सोचता हो, है ना, कि सर अभी तक तो फिजिकल केमिस्ट्री चल रहा था, निखिल सर मस्त फॉर्मूला बताते थे, फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन में उत्तर पाओ और मजा आ जाता, कैलकुलेशन हम लोग बढ़िया ढंग से कर लेते थे। सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो सब कुछ रटना ही रटना है, सर याद क्या करना, मतलब आप इसमें क्या समझाओगे हमें? ऐसा है कोई? है कोई ऐसा? यस यस, है कोई ऐसा जो ये सोचता है? हाँ सर, इसमें तो सारे के सारे एक्सेप्शन है, क्या करवाओगे आप? एक्सेप्शन है, रटना है उनको, पढ़ना क्या है ना। तो होंगे कई लोग, ये मार्केट में बहुत बड़ा गड़बड़ है भैया। तो भाई मैं आपको सीधी सी बात बोल दूं, अगर आप लोग क्लास में आए हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, खास तौर पे मेरी क्लास में, तो मैं फिर आपसे यही कहूंगा, इस मेंटालिटी के साथ मत आना कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब कुछ रटना है, सब कुछ याद करना है। यहां पर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, यहां पर कई बार कैलकुलेशन होती है, और 80 to 90% जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो कॉन्सेप्ट पे चलती है। 5 7 10% 15% चीजें ऐसी हैं जो आपको याद करनी पड़ती हैं, उनके लिए मैं मना भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो चीजें तो हो सकता है किसी भी चैप्टर में आपको पढ़नी पड़ती होगी। यस, ऐसी चीजें तो बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो आपको फिजिक्स में भी याद रखने होते हैं, आपको मैथ्स में भी याद रखने होते हैं। हर फॉर्मूले का आपको एक्सप्लेनेशन तो नहीं दिया जाता, बहुत सारे फॉर्मूले में याद रखने पड़ते हैं, फिजिक्स हो चाहे मैथ्स हो चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री हो। यस, हाँ, तो जो लोग कोटा फैक्ट्री देख के आए ना, ओ महाराज कोटा फैक्ट्री वालों, ऐसा नहीं है भाई, उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा बदनाम कर दिया साला, अब तो सीजन 3 और आ गया, वो मैंने देखा नहीं है, पता नहीं उसमें और लपेटा होगा इनऑर्गेनिक को। ऐसा नहीं है बेटा, मैं आपको देखो सीरियसली बात ये कह रहा हूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, खूब सारे, और मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स ही हैं यार, थोड़ा बहुत है जो याद करना है, कौन सा है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखें, है ना, ये दिमाग से अपने निकाल के आए कि यार सब कुछ रटना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऐसा नहीं। ठीक है ना, हाँ, वो तुम पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा। आओ जी सर, अगला पॉइंट बताओ ना, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। हमें कंसिस्टेंट रहना है, किस चीज में कंसिस्टेंट रहना है? सर हम बहुत कंसिस्टेंट है, किसमें? खाने में। सर दिन में दबा के खाते 3-4 बार तो कम से कम निपटाते हैं। सोने में सर अभी तो छुट्टियां भी चल रही है सर, 8-10 घंटे जब तक ना सोए ना मजा ही नहीं आता, गजब सोते हैं सर। अबे ओ महाराज, इसमें कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए। कंसिस्टेंसी किसमें चाहिए? क्लास अटेंड करने में। कंसिस्टेंसी किसमें चाहिए? नोट्स प्रिपेयर करने में। कंसिस्टेंसी किसमें चाहिए? क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, है ना। देखो आपकी लाइव क्लास होती है ना, कोशिश करो कि लाइव क्लास को लाइव ही अटेंड करो, है ना, लाइव क्लास को लाइव ही अटेंड करो। मैं फिर कह देता हूं, लाइव क्लास को रिकॉर्डेड देखना ये बैकलॉग क्रिएट करने की सबसे पहली सीढ़ी है ना। आप लोग बैकलॉग क्रिएट करने की तरफ बढ़ रहे हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि क्लास लाइव है, मुझे अभी टाइम नहीं मिला, अभी किसी का कॉल आ गया बुलाया है मिलने, है ना, मैं वहां चला जाता हूं, थोड़े टाइम बाद वापस आके देख लूंगा, रिकॉर्डेड तो मिल ही जाएगा, है ना। अगर आप इस मेंटालिटी से पढ़ोगे तो थोड़े टाइम बाद आपका बैकलॉग होने लगेगा। मैं आप लोगों से एक प्रॉमिस चाहता हूं। सर प्रॉमिस तो हमने खूब किए हैं, हमने प्रॉमिस तोड़े भी खूब है, और सर हमारे प्रॉमिस भी बहुत सारे लोगों ने खूब तोड़े। आप कौन सा प्रॉमिस करवाना चाहते हो ये बताओ। मैं आपसे ये प्रॉमिस चाहता हूं कि आप लाइव क्लास को लाइव अटेंड करोगे। सारे लोग बताओ करोगे कि नहीं करोगे? जो दे सके प्रॉमिस वही करना भाई, तोड़ना मत। मतलब हाँ दादा, हाँ ओ महिला मित्र,
मैंने तो नाम ले लिया। आजकल भैया भरोसा नहीं है, महिला मित्र पुरुष मित्र, महिलाओं के महिला मित्र हो सकते हैं, पुरुष के पुरुष मित्र, मतलब आजकल जमाने का कोई भरोसा नहीं है, मतलब कुछ भी हो सकता है, आजकल सब उल्टा पुल्टा हो गया है। तो मैं आपसे यही चाहता हूं, हाँ आप लोग ये प्रॉमिस मुझे जरूर करें कि सर लाइव क्लास है तो मैं लाइव लूंगा, रिकॉर्डेड नहीं देखूंगा सर। अगर आपने ऐसा कर लिया तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं आपका बैकलॉग काफी हद तक कम हो जाए, काफी हद तक, पक्का ना, सोच लो। मतलब जब तक जान है ना सर शरीर में, कोशिश करेंगे सर लाइव ले लें, है ना, रिकॉर्डेड देखेंगे ही नहीं सर। सर शादी वादी भी है ना किसी की इधर उधर भी, तो भी कोशिश करेंगे लाइव क्लास को लाइव लें, थोड़े टाइम बाद हो जाएगी शादी, कौन सी बड़ी बात है ना। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे फेरे में नहीं बैठोगे तो उसकी शादी नहीं होगी, ऐसा थोड़ी ना होगा, है ना। जब तक ऐसा है कि ऐसी कोई चीज जो मतलब अब तो मैं सर कर ही नहीं सकता, मतलब अब तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तब तक कोशिश करें लाइव लें, नहीं तो फिर रिकॉर्डेड तो है, ठीक है। इस चीज को तुम लोग ध्यान रखें। रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस, है ना। बहुत सारे लोगों पे हंसी आ रही होगी, सर कैसी बात कर रहे हो, इनऑर्गेनिक पढ़ा रहे हो और आप कर रहे हो क्वेश्चन प्रैक्टिस, इसमें क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी, थ्योरी है याद कर लेंगे, नहीं बेटा, ना ना ना, इसमें भी क्वेश्चंस होते हैं। मैं आपको डीपीपी दूंगा, क्लास में हम लोग खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे, मैं आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी दूंगा, सब कुछ देंगे ना, तो वो क्वेश्चंस आप लोग रेगुलर करें, मैं आपसे ये चाहता हूं, है ना। चाहते तो आप बहुत कुछ हो हमारे से, लेकिन हम कितना करेंगे देखते हैं, है ना। हमसे चाहते तो बहुत सारे लोग हैं, हाँ सर हमारे मम्मी पापा बहुत सारी चीजें चाहते हैं, लेकिन हम वो नहीं कर पाते हैं। आप भी चालो, चाहने में क्या जा रहा है। यस ठीक है साहब। और देखो पीवाईक्यूज, अरे इसका नाम सुना सुना लग रहा है क्या, पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज का मतलब है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अच्छा सर, अच्छा सर एक बात बताओ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें कहां से। देखो अगर आप लोगों के पास मॉड्यूल है तो उसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारी बुक्स आती हैं जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, और आपको जानकर बड़ी ही खुशी होगी कि अब पीडब्ल्यू की भी बुक्स आती हैं जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, पिछले 30 साल 35 साल 38 साल के सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। सर ये क्वेश्चंस करना क्यों जरूरी है, और मैं आपको बता दूं, यहां पीडब्ल्यू का नाम मैंने लिखा है, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय पीडब्ल्यू। ये मुझे नहीं बोला गया है कि आप लोगों को स्पॉन्सरशिप देनी है, मतलब कोई पैसा नहीं मिलेगा मुझे इस चीज का अलग से, मतलब बुक आती है इसलिए मैंने आपको बता दिया है ना। तो पीवाईक्यूज करना क्यों जरूरी होता है, ये मैं फिजिकल केमिस्ट्री ले रहा था अभी अर्जुना 2.0 में, अभी मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर उसमें पढ़ा रहा हूं। 3-4 क्वेश्चंस मैंने बच्चों को ऐसे बताए हैं जो सीधा सीधा क्वेश्चंस पूछे गए प्रीवियस ईयर से। 2020 जेईई मेंस में क्वेश्चन आया, 2023 में पूछ लिया। 2011 जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, 2024 जेईई मेंस में पूछ लिया। इसी वजह से मैं कहता हूं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोग जरूर करें, है ना, ठीक है। ये मैं आप लोगों से चाहता हूं। पीडब्ल्यू की भी आती है, और भी मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, किसी भी पब्लिकेशन हाउस की आप लोग ले सकते हो, बहुत सारे पब्लिकेशन हाउस हैं, आप लोग जहां मर्जी हो, जो आपकी श्रद्धा हो वो वाली बुक ले लें। पीडब्ल्यू है तो पीडब्ल्यू भी ले सकते हो, है ना। पीडब्ल्यू की मैंने पर्सनली देखी है, अच्छी बुक है, क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी अच्छे दे रखे हैं, बढ़िया बुक है ना, कोई उसमें वो नहीं है, दिक्कत नहीं है ना, आप चाहो तो वो भी ले सकते हो। और अगर मान लो कोई बच्चा ये कह रहे सर मैं तो बुक्स नहीं खरीद पाऊंगा, बुक नहीं खरीद पाऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बुक मत खरीदो, आप ऑनलाइन चेक कर लो। सर ऑनलाइन पे तो हम लोग बहुत सारी चीजें चेक करते हैं सर, और हम लोग कई बार ना बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें ढूंढ ढूंढ के ले आते हैं ऑनलाइन। अबे वो कुछ ऑनलाइन का, गूगल बाबा का सदुपयोग भी करना सीखो। ऑनलाइन पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। यस, जैसे आप लोग डालोगे ना कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको ऐसी पीडीएफ मिल जाएगी। आप लोग चाहो तो पीडीएफ अपने फोन में या फिर टैब में या फिर जो भी आपका लैपटॉप वगैरह है उसमें देख सकते हो, ठीक है ना। और वहां पर आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर करो। सर कब करने ये क्वेश्चन, सर कब करें ये क्वेश्चंस, सर चैप्टर के साथ करें, चैप्टर के लास्ट में करें। देखो चैप्टर के साथ तो मैं क्लास में करवाऊंगा पीवाईक्यूज खूब सारे। जब चैप्टर खत्म हो जाए तो आप लोग एक साथ चाहो तो सारे चैप्टर के पीवाईक्यूज खत्म कर दो, एक दिन बैठो और सारे चैप्टर निपटा दो, सारे क्वेश्चंस निपटा दो, है ना। ये बहुत अच्छा तरीका है किसी भी चैप्टर में कॉन्फिडेंस लाने का, है ना। अगर मान लो आप किसी चैप्टर के पीवाईक्यूज करते हो और 10 में से 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस ना एकदम हायर लेवल पे चला जाएगा। उस दिन तुम पूरे दिन खुश रहोगे ना, तुम्हारे चेहरे पे अलग से मुस्कान रहेगी और तुम्हें लगेगा मेरा जेईई में सिलेक्शन पक्का है। यस, तो पीवाईक्यू, और कई बार क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं, इस वजह से क्वेश्चंस आपको जरूर करने हैं पीवाईक्यूज के। डोंट मिस द टेस्ट, है ना। देखो इंसान को यह पता होना बहुत जरूरी है कि वो कितना पानी में है, कितना पानी से बाहर है। सर कैसी बात कर रहे हो, गर्मी बहुत पड़ रही है, बारिश हो नहीं रही, पानी कहां से लाएं। पानी का मतलब यह है कि आपको ये पता रहना जरूरी है कि यार ये वाले चैप्टर्स हैं जो मुझे अच्छे से आते हैं, इनमें मुझे प्रॉब्लम है, और ये वाले चैप्टर्स ऐसे हैं जो मैं आसानी से कर पाऊंगा।
इस चैप्टर में इस टॉपिक में मुझे क्वेश्चंस नहीं हो रहे अच्छे से। ये कैसे पता लगेगा यार? ये पता लगेगा जब आप लोग टेस्ट दोगे और उस टेस्ट को एनालाइज करोगे। बहुत जरूरी है। देखो जेई मेंस का जो टेस्ट होता है कितने घंटे का होता है? एग्जाम कितने घंटे का होता है दादा? हाँ, और एक चीज और सुन लो, जितना मैं बोलूं ना उतना ही समझो, एक्स्ट्रा मत समझो। हाँ, तुम पता नहीं क्या क्या समझ लेते हो, जितना मैं बोलूं उतना ही समझो। हाँ, कितने घंटे का होता है एग्जाम? सर 3 घंटे का एग्जाम होता है सर, 3 आवर्स। अरे तो भैया आपको 2 साल बाद 3 घंटे एक साथ सिटिंग करनी है। 3 घंटे बैठ के आपको जेई मेंस का पेपर लिखना है, जिसमें आपको 100% कंसिस्टेंसी चाहिए, 100% कंसंट्रेशन चाहिए। वो कब होगा? जब सर हम लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर मान लो आपने पूरे 2 साल कभी 3 घंटे बैठ के कोई टेस्ट दिया ही नहीं, आपके शरीर को, आपके दिमाग को, आपकी बॉडी को आदत ही नहीं है 3 घंटे बैठने की, तो तुम भैया 2 साल बाद जब फाइनल एग्जाम दोगे कैसे अच्छा कर पाओगे? उस दिन जब तुम्हें 3 इंटू 4 12 लिखना होगा, 3 इंटू 4 7 लिख के आ जाओगे, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि तुम्हें आदत नहीं थी, तुम्हारे माइंड को तुमने ट्रेन किया ही नहीं कि 3 घंटे तुम एकदम कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाओ, है ना? तो अपने शरीर को उस कंडीशन में लाना पड़ेगा, अपने दिमाग को उस कंडीशन में लाना पड़ेगा कि 3 घंटे की स्टडी एक साथ बैठ के कर पाऊं मैं। और वो जो टेस्ट का प्रेशर होता है वो अलग होता है, हमें टाइम यूटिलाइजेशन सिखाता है ये वाला टेस्ट, कि 3 घंटे में कैसे कैसे मुझे टॉपिक्स अच्छे से करने हैं, कहां पे किस वाले पार्ट को ज्यादा टाइम देना है, कब क्वेश्चंस टिक करने हैं, मेरी स्पीड क्या रहनी चाहिए, एक्यूरेसी, ये सारी चीजें आपको टेस्ट से पता लगेगी, है ना? तो टेस्ट जरूर दें। इट डजेंट मैटर कि आपका ये जो टेस्ट है, आपकी प्रिपरेशन 20% है उस टेस्ट की, 30% है, 40% है, 70% है, इट डजेंट मैटर। कोई मैटर नहीं करता यार, कोई गला थोड़ी काट देगा नंबर कम आ जाएंगे तो। लेकिन अगर आपने टेस्ट मिस करने की आदत डाल ली तो यू मान लो आप लोग अपनी रैंक में अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो, तुम्हारी रैंक अपने आप ही धीरे धीरे पीछे चलती जाएगी, है ना? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें आदत ही नहीं है टेस्ट देने की। टेस्ट से डरो मत। नंबर टेस्ट में आज कम आएंगे, मत डरो, टेस्ट देते जाओ, टेस्ट से सीखते जाओ कि कहां मैं गलतियां कर रहा हूं, मेरी स्पीड कैसे बढ़ाऊं, मैं इसकी एक्यूरेसी कैसे बढ़ाऊं। ये चीज जब आप लोग धीरे धीरे करोगे ना, तो अभी 2 साल है बेटा, बहुत लंबा टाइम है हमारे पास, बड़े आराम से हम लोग चीजों को सुधार सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हारी आदत पड़ गई टेस्ट को मिस करने की, बहुत गलत हो जाएगा, है ना? तो बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे, ठीक है? तो ये टेस्ट मिस ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना? अच्छा, फिर उसके बाद अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, है ना? देखो अगर मान लो कोई किसी ने आईआईटी में अच्छे रैंक लाई है, टॉप 10 में, टॉप 100 में, टॉप 200 में, 500 में, तो उससे आप लोग अगर पूछोगे ना कि एक बात बताओ सर आपने कैसे अच्छा किया, भैया एक बात बताओ आपने टेस्ट में इतनी रैंक, जेई में इतनी अच्छी रैंक कैसे ले आई, तो वो आपको पता है क्या बोलेगा? वो आपको ये बोलेगा कि यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं सोशल मीडिया से दूर रहा, है ना? कि 2 साल मैंने छोड़ दिया सोशल मीडिया। कोई भी बच्चा आपको यह नहीं बोलेगा कि जैसे ही मेरी क्लास खत्म होती थी मैं घर जाता था, 2 घंटे इंस्टाग्राम पे रील देखता था, फिर बढ़िया ढंग से सुबह उठ के मुंह धो के रील बनाता था, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता था, दिन में 1 घंटा अपने यार दोस्तों से बात करता था। कोई भी नहीं बोलेगा, है ना? तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, और डिस्ट्रैक्शन इस समय सबसे जो हैवी वाला डिस्ट्रैक्शन है वो आपका सोशल मीडिया, है ना? तो कोशिश करो यार इससे थोड़ा दूर रहो, है ना? क्योंकि ये आपकी बर्बादी का यूं मान लो एक जरिया है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, जब से मैं ऑफलाइन ले रहा हूं, ऑनलाइन ले रहा हूं, जिनको इतनी लत लग गई इन सोशल मीडिया की कि उन्होंने अपना करियर चौपट कर दिया, 2 साल बर्बाद कर दिए। दिस इज द गोल्डन टाइम फॉर यू। ये गोल्डन टाइम है तुम्हारे जीवन का, जिस टाइम में सिर्फ और सिर्फ आपके पास पढ़ने के अलावा और कोई काम नहीं है ना? तो ये टाइम जीवन में तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलेगा। हर टाइम पढ़ाई के साथ साथ तुम्हें कुछ ना कुछ और चीजें मिलेगी। दिस इज द टाइम जिसमें आपको कुछ नहीं करना, ईमानदारी से मेहनत करनी है। तो इन सोशल मीडिया वगैरह से दूर रहो। यार दोस्त भी लिमिटेड बनाओ, जो लोग अच्छे हैं, जो पढ़ाई की बात करते हैं, उन लोगों के साथ यारी दोस्ती रखो, है ना? मैं मानता हूं ये वाली उम्र ऐसी है जिसमें डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है। आपका दोष नहीं है, उम्र का दोष है ना? आपके साथ हुआ, आप में से यार दोस्तों के साथ हुआ, आपके सीनियर्स के साथ हुआ, हमारे साथ हुआ, हमारे से सीनियर्स के साथ हुआ। लेकिन उस चीज को जितना हो सके मिनिमाइज करने की कोशिश करो। आपकी स्टडी पे वो इफेक्ट नहीं डालना चाहिए, है ना? वो सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं तो जिसके पीछे तुम आज भाग रहे हो ना, वो कल किसी और के पीछे चले जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, है ना? दुनिया हमेशा कामयाबी के पीछे भागती है भाई, यस। और जब इंसान कामयाब नहीं होता तो सारे लोग उससे दूर चले जाते हैं, ठीक है ना? इस चीज को हमेशा दिमाग में रखो। और जिस दिन तुम कुछ अच्छा कर गए ना, फिर भाग के लोग आपके पीछे आएंगे, यस। हाँ, स्लीप वेल, है ना? सो बढ़िया ढंग से। सर कितने घंटे सोने चाहिए, है ना? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। सर 8-9 घंटे सो रहा हूं, काम चल जाएगा क्या?
देखो बेटा 8-9 घंटे तो मैं नहीं बोलूंगा, मुझे लगता है 6 to 7 आवर्स की जो स्लीप है, डिपेंडिंग अपॉन द स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि कितना घंटा उसको सोना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से 7 घंटे के आसपास की नींद जो होती है वो बिल्कुल सही है। यस, इतना सोओगे आपका बढ़िया काम बन जाएगा। ऐसा भी नहीं कि रात भर पढ़ाई कर रहे हो, सुबह क्लास है, उबासी मार रहे हो, ऊँग रहे हो क्लास में बैठ के, है ना। यहाँ तो साला सामने टीचर भी नहीं है कि तुम्हें कुछ बोल दे, टोक दे, है ना। तो इस बात को आप लोग याद रखें, है ना। हाँ, मित्रों से दूर रहें, तुम यही सुनना चाह रहे थे। चलो ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। और एक बहुत बढ़िया लाइन है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली लाइन, कहता है, और ये खास तौर पे जो क्लास 11th के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए तो बहुत जबरदस्त है। ये लिखता है कि यू विल नेवर ऑलवेज बी मोटिवेटेड। कोई भी इंसान ऐसा हो ही नहीं सकता, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, जो हर टाइम मोटिवेटेड रहे। कोई ऐसा हो ही नहीं सकता है। बट सो यू मस्ट लर्न टू बी डिसिप्लिन्ड। जो बंदा डिसिप्लिन्ड है, भले ही वो उस समय मोटिवेटेड नहीं है, लेकिन उसको डिसिप्लिन अच्छा लाइफ में आगे करने के लिए आगे लेके जाएगा, है ना। डिसिप्लिन कि यह है कि दिन में मुझे 6 घंटे पढ़ना है। इट डजंट मैटर कि आप उस समय मोटिवेटेड फील कर रहे हो नहीं कर रहे हो, है ना। डिमोटिवेशन से बाहर निकालेगा आपको कौन? दिस इज द डिसिप्लिन, है ना। 2 साल का टाइम है यार, 2 साल में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोग एनी टाइम मोटिवेटेड रहे। ठीक है, डन है। हाँ, तो डिसिप्लिन रहे, अपना टाइम शेड्यूल बनाए फिक्स, और एक पर्टिकुलर रेगुलर अपना जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करें। ठीक है, डन है। ऑल राइट सर, इतना ज्ञान दे दिया ना आपने 45 मिनट में। इतना ज्ञान तो मतलब आज 2 घंटे क्लास में भी नहीं हुआ था, उससे पहले वाली में, है ना। बहुत ज्ञान दे दिया सर, पढ़ा लो कुछ, है ना। दिखा दो कि आपको पढ़ाना आता है। हम तो ये चेक करने बैठे हैं कि मास्टर पढ़ाता कैसा है। ये तो चेक कर लें आज, इसको लपेट लेते हैं, देख लेते हैं मास्टर कैसा, क्या स्किल्स हैं इसमें, पढ़ा भी पाएगा कि नहीं पाएगा हमें, है ना। मुझे पढ़ा भी पाएगा कि नहीं पढ़ाएगा, ये तो चेक करने बैठे हैं सर इतनी देर से, वरना तो पता नहीं अब तक कहां चले जाते हम लोग, हैं रिकॉर्डेड देखते, कहां लाइव देखते, है ना। आओ सर, थोड़ा अपना ज्ञान की बारिश करो हमारे ऊपर, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें पढ़ाने की कोशिश करो। हम जज करते हैं क्या हो, कैसे हो आप कितने पानी में हो, है ना। हाँ, तो चलिए भाई, टॉपिक लिख लें आप लोग, पीरियोडिक टेबल। यस, स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं आप। अच्छा, हाँ, ये बड़ा डाउट है। चलो इसको भी हम लोग, मैं इसको ले लेता हूं, है ना। अभी 2 स्लाइड पहले पढ़ लेते हैं, है ना। 2 स्लाइड पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद ये जो स्कूल वाली कहानी है इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हाँ, इसके बारे में बात करेंगे। पहले 2 स्लाइड पढ़ लेते हैं एक बार के लिए, नहीं तो फिर तुम्हें लगेगा कि ये तो सिर्फ बातें मार रहा है, मतलब पढ़ा तो रहा ही नहीं है मास्टर, है ना। थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर ये जो स्कूल वाली कहानी है उसकी बात करेंगे ना। डमी स्कूल, ये रेगुलर स्कूल, वो स्कूल, बात करेंगे उसके ना। स्कूल के साथ कैसे जेई को मैनेज करें। हालांकि तुमने ये क्वेश्चन बहुत सारे टीचर से पूछा होगा, निखिल सर ने भी तुम्हें बताया होगा, राजवंत सर से भी तुमने पूछा होगा, मैथ्स वाले सर से भी पूछा होगा, सबसे तुमने पूछा होगा, सबने एक ही बात बोली होगी जो मैं तुम्हें बोलूंगा, बट फिर भी तुम मेरे मुंह से सुनना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि क्या पता ये कुछ ऐसी चीज बोल दे जो कुछ अलग हो, है ना। क्योंकि दुनिया अलग सुनना चाहती है, जो है वो सुनने में उसका विश्वास नहीं है ना। मैंने बोला था ना अभी थोड़ी देर पहले। आओ, हेडिंग लिखो पीरियोडिक टेबल। यस, हाँ, पीरियोडिक टेबल। यस, आइए सर। देखो, क्योंकि इस चैप्टर का जो नाम है ना सर, इसका नाम देखो क्या है। इस चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर में हमें पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पढ़नी है। इस चैप्टर में हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़नी है। और मुझे एक बात बताइए, क्या आपने ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और ये टेबल वो टेबल, इसका नाम सुना आज से पहले? अरे नाम सुना लग रहा है कि सुना लग रहा है? गजनी तो नहीं है तुम में से कोई? अच्छा, तुमने गजनी देखी है क्या? गजनी मूवी देखी है तुमने? देखी है ना। मतलब वो आमिर खान होता है ना, उसको भूलने की बीमारी होती है ना, थोड़े टाइम में भूल जाता है। दुनिया उससे बड़ा डरती है। पता चले अभी 2 मिनट पहले प्यार से बात कर रहा था, अगले 2 मिनट बाद में आया और थप्पड़ मार दी, है ना। कि वो भूल जाता है, उसको लगता है सारी दुनिया उसकी दुश्मन है ना। हाँ, तो पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने नाम सुना होगा आज से पहले, क्लास 10th में भी ये पढ़ाया जाता है ना। और ये चैप्टर थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि तुम्हें ऐसा लगेगा नाम सुने से लग रहे हैं, है ना। तुम कॉन्फिडेंट सा फील करोगे। ये अच्छी बात है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, है ना, यहां से पढ़ाया जाए तो, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी चीज है। आओ, तो सर पीरियोडिक टेबल क्या है? देखो, पीरियोडिक टेबल
कुछ बहुत अलग चीज नहीं है, नाम से ही पता लग रहा है कि ये एक टेबल है। अच्छा सर टेबल है तो क्या करें, इस टेबल में क्या है? इस टेबल में कुछ हॉरिजॉन्टल रोज हैं, ये देखो हॉरिजॉन्टल बोला जाता है महाराज इसको, ठीक है दादा, दिस इज हॉरिजॉन्टल। और सर इसमें कुछ वर्टिकल कॉलम्स हैं, क्या है? कुछ हॉरिजॉन्टल रोज हैं और कुछ वर्टिकल कॉलम हैं, और हर जगह पर आपने क्या रखा है? एक एलिमेंट लिखा हुआ है, ए बी सी डी ई, ये एलिमेंट्स हैं। आपने क्या किया है? एक तरह से जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है आज नेचर में, और डिलीटेड था तो कोई बात नहीं यार, मैं पढ़ा दूंगा यार, ऐसी क्या बात है, अरे मैं पढ़ा दूंगा यार, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, कोई बात नहीं, डिलीटेड था मैं पढ़ा दूंगा। आओ 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 बताओ, देखो तुमने फ्लो ही तोड़ दिया। हाँ तो पीरियोडिक टेबल क्या है सर? पीरियोडिक टेबल का मतलब है कि हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया सर। एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन करने का एक तरीका है, हमने एलिमेंट्स को किसमें क्लासिफाई किया है? इन हॉरिजॉन्टल रोज एंड इन वर्टिकल कॉलम्स। सर क्या ये क्लासिफिकेशन रैंडम है क्या? नहीं, रैंडम नहीं है। हमने एलिमेंट्स को इस तरह से क्लासिफाई किया महाराज कि एक पर्टिकुलर कॉलम में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज कैसी है? सेम है। अच्छा ये मतलब है, इसका मतलब सर इस वर्टिकल कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे सबकी प्रॉपर्टी सेम है? बिल्कुल है। इसमें जितने भी एलिमेंट्स आएंगे क्या सबकी प्रॉपर्टी सेम है? बिल्कुल है सर। इसमें जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनकी प्रॉपर्टी सेम है? बिल्कुल है। यस। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की सिंपल शब्दों में, अगर देसी लैंग्वेज में समझाने की बात करूं तो सीधी सी बात यह है कि जितने भी एलिमेंट्स आज नोन हैं उन एलिमेंट्स को मैंने हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स में क्लासिफाई कर दिया, और इस तरह से क्लासिफाई किया है कि एक पर्टिकुलर कॉलम में आने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम है। यस, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम है। क्या ये चीज आसान है? क्या चीज मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। देखो दादा क्या लिखा है इसने, इट मे बी डिफाइंड एज द टेबल विच क्लासिफाइज ऑल द नॉन एलिमेंट्स इन accordance of their properties in such a way that the elements having same properties are grouped together in the same vertical column। जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है वो एक ही वर्टिकल कॉलम में आ रहे हैं। है कि नहीं है? क्या ये बात सही है? क्या इसमें किसी चीज की कोई दिक्कत है? आसान है कि नहीं है यार? हाँ ना बोलना पड़ेगा यार दादा। यस। अगर नोट कर लिया हो तो डन लिखना, फिर आगे चलेंगे। नोट कर लिया हो तो डन लिखना, फिर आगे चलेंगे। सर क्या नोट्स हम लोग क्लास में बनाएं क्या? सर क्या नोट्स क्लास में बना लें? बिल्कुल बना सकते हो बेटा, नोट्स आप लोग क्लास में बनाओ। सर लेकिन कई बार ऐसा होता है सर हम लोग पूरा क्लास में लिख नहीं पाते, है ना, इतने में स्लाइड चेंज हो जाती है। कोई बात नहीं दादा, अगर आप लोग क्लास में 50%, 60%, 70% भी नोट्स बनाते हो ना तो बहुत अच्छी बात है। इसकी स्लाइड आपको मिल जाएगी क्लास के बाद, पीडीएफ मिल जाती है। ये सारी स्लाइड्स आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिलती हैं। जो जहां से लाइन छूट गई आपकी वो लाइन आप नोट से लिख लो। ऐसा करने से फायदा क्या होगा कि क्लास में आपके 50-60% नोट्स बन जाएंगे, और उसमें जो टाइम बच गया नोट्स बनाने में उसको आप लोग रिवीजन में काम में ले सकते हो, है ना। तो आप लोग क्लास के साथ जरूर नोट्स बनाओ। मैं थोड़ा थोड़ा सफिशिएंट टाइम जरूर देता हूं कि जो बच्चा क्लास में लिखना चाहे वो नोट्स लिख सकता है ना। देखो 3 लाइन थी, इतनी देर में आप लोग 3 लाइन नोट कर सकते थे। डन है? ठीक है सर, समझ में आ गया। तो बहुत सिंपल सी चीज है। अच्छा एक बात बताओ सर, ये इतनी मेहनत क्यों करी आपने? एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की जरूरत क्या यार? नीड फॉर द क्लासिफिकेशन। सर क्यों क्लासिफाई कर रहे हैं हम लोग एलिमेंट्स को? इस पूरे चैप्टर में पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, क्यों करना है हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई? देखो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने से उनकी जो स्टडी होती है वो आसान बन जाती है। हम नहीं मान रहे, कैसे बन जाती है आसान बताओ। देखो आप मान के चलो, मान लो नेचर में ऐसे सोचो कि 5-7 एलिमेंट ही नोन होते हैं ना। ऐसे मान लो कि सिर्फ 5-7 एलिमेंट ही एग्जिस्ट कर रहे हैं नेचर में। तो क्या इन 5-7 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को इंडिविजुअली याद करना आसान है आपके लिए? आप याद कर सकते हो ना यार कि ये एलिमेंट इसके साथ ऐसे रिएक्ट करेगा, ये एलिमेंट इसके साथ ऐसे रिएक्ट करेगा, इसकी ये प्रॉपर्टी, इसकी वो प्रॉपर्टी। क्या याद रखना आसान है क्या? बिल्कुल है। लेकिन कब आसान है? जब नेचर में बहुत कम एलिमेंट्स प्रेजेंट हो। मान लो नेचर में जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत सारे, मैं आपसे कह दूं 118 एलिमेंट नोन है, मैं आपसे कह दूं 120 एलिमेंट नोन है। क्या आप 120 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को इंडिविजुअली याद रख सकते हो क्या? नहीं, तुम बोलो याद रख पाओगे? चलो आपने 120 की प्रॉपर्टी याद रख भी ली, तो क्या जब ये एलिमेंट आपस में रिएक्ट करके कंपाउंड्स बनाएंगे, ऐसे हजारों कंपाउंड्स बन सकते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टी याद कर लोगे इंडिविजुअली? सर नहीं हो पाएगा सर, अब हमारे बस का नहीं है सर।
तो इसी वजह से, क्योंकि जब बहुत सारे एलिमेंट्स नेचर में प्रेजेंट है, इन सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को इंडिविजुअली याद रखना मुश्किल है, तो हमने उनकी स्टडी को सिस्टमैटिक बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए क्लासिफाई कर दिया। सर कैसे कर लिया क्लासिफाई, उससे क्या फायदा हुआ? अबे उससे फायदा बताऊं क्या हुआ, देख तूने अभी बोला कि सर एक वर्टिकल कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे सबकी प्रॉपर्टी सेम है। बिल्कुल सेम है सर। तो एक बात बताना मुझे, 1 2 3 4 5, क्या 5 एलिमेंट की प्रॉपर्टी अलग अलग याद रखने की जरूरत है क्या? नहीं सर, आप एक की प्रॉपर्टी याद रख लो, बाकी जो एलिमेंट्स होंगे वो तो उसी तरह की प्रॉपर्टी शो करेंगे, सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। अरे सर ये तो काम आसान हो गया सर, 5 एलिमेंट की प्रॉपर्टी अलग अलग याद नहीं करनी सर, एक की प्रॉपर्टी याद कर लो, 5 की प्रॉपर्टी अपने आप ही याद हो जाएगी। क्या स्टडी आसान हो गई कि नहीं हुई? क्या स्टडी सिस्टमैटिक हुई कि नहीं हुई? सर बिल्कुल हो गई। इस आसान बनाने के लिए, स्टडी को सिस्टमैटिक बनाने के लिए दादा हमने क्या किया, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया है। चाहो तो जो मैंने बोला है वही लिखा है। लिखता है कि विद द डिस्कवरी ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इट बिकेम डिफिकल्ट टू स्टडी द एलिमेंट्स इंडिविजुअली। इंडिविजुअली एलिमेंट्स को स्टडी करना मुश्किल हो गया, सो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाज डन टू मेक द स्टडी इजियर। समझ में आ गई क्या मेरी बात? दादा हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। यस ठीक है, यहां तक पक्का नोट कर लिया हो तो डन लिख देना, और अगर समझ में आ गया है तो थम्स अप करके बता दें कि सर हाँ तक, यहां तक तो एकदम मक्खन है सर, बढ़िया समझ में आया सर। बता तू जरा, बोलो बोलो, यस नो बोलो जरा। ठीक है क्या दादा? यस डन पक्का? यस 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 क्लियर है, क्लियर पक्का? हाँ, साथ साथ नोट करते रहो यार, है ना। मैं इतना टाइम दे दूंगा कि तुम लोग नोट कर सकते हो भले साथ साथ, है ना। मुझे पता है थोड़ा सा घर पे जाके बनाने में यार ऑब्वियस सी बात है, मतलब टाइम तो लगता ही है ना, तो मैं टाइम दे दूंगा, तुम टेंशन मत लो। और जिस दिन मुझे लगेगा ना कि मान लो मुझे ऐसा लगेगा कि ये चैप्टर, मान लो मुझे 10 लेक्चर मिले और 10 लेक्चर में नहीं हो पा रहा, उस दिन मैं तुम्हें बोल दूंगा भाई आज मैं तुम्हें लिखने का टाइम नहीं दूंगा, आज तुम घर पे ले लेना, वो मैं बोल दूंगा तुम्हें पहले से, ठीक है। चलो सर यहां तक एकदम बढ़िया है, एकदम मक्खन है, सब कहानी समझ में आ रही है। आ जाओ और हम लोग पढ़ते हैं अब जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। देखो आपने नाम सुना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सुना है आपने नाम? कोई बोल ही नहीं रहा है यार। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नाम सुना है ना तुमने? सर बिल्कुल सुना है। तो क्या जो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप देखते हो, जो पीरियोडिक टेबल आपके रूम में आपके सामने चिपकी है क्या? नहीं है सर। तो सबसे पहला काम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल खरीद लेना, यस। और अगर खरीद ना पाओ तो ऑनलाइन क्या करना, ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड करना और उसकी फोटोकॉपी निकलवा लेना, जेरोक्स निकलवा लेना, प्रिंट आउट निकलवा लेना, और जहां आप पढ़ाई करते हो अपने सामने चिपका लेना। पूरी पीरियोडिक टेबल याद होनी जरूरी है, पूरी पीरियोडिक टेबल 1 से लेके 118 एलिमेंट याद होने जरूरी है। सर ये कैसे याद होंगे? मैं करवाऊंगा ना, तुम उसकी क्यों टेंशन ले रहे हो। अपने सामने सबसे पहले जहां आप लोग बैठ के पढ़ते हो, है ना, चिपका के जरूर रखें। सर कैसी बात करते हो, हम तो बैठ के नहीं पढ़ते सर, वो मस्ती में घूम रहे हैं, लैपटॉप है, मोबाइल है हमारे हाथ में, चलते चलते पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन का यही तो मजा है सर। सर बैठ के पढ़ना होता तो हम ऑफलाइन ही ज्वाइन कर लेते क्या है? ये मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है सर ऑनलाइन में, है ना, जहां मर्जी है वहां बैठ के पढ़ते हैं। अब ऐसा नहीं करना है भाई, है ना। तुम कोई ऐसे चिन्ह मुन्ने एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, सीरियसनेस समझो आप। आईआईटी जेईई की दुनिया की सबसे टफ एग्जाम में गिना जाता है आईआईटी जेईई, यस। तो जहां भी आप लोग पढ़ाई करते हो, आपकी जो जगह है वो फिक्स होनी चाहिए, यस। टेबल कुर्सी लगी हो बढ़िया ढंग से, छोटा भले ही बड़ा स्पेस ना हो, अलग से रूम ना हो, इट डजेंट मैटर। एक ऐसा स्पेस हो जहां पर आप जैसे ही पहुंचो आपका दिमाग अपने आप इस तरह से काम करना चाहिए कि यार मुझे यहां आ गया, मतलब मुझे यहां पढ़ाई करनी है ना। ऑटोमेटिक ऐसा होना चाहिए, चाहे वो जगह छोटी है बड़ी है, डजेंट मैटर। मान सकता हूं वो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका अलग से रूम नहीं होगा, है ना। मेरा भी नहीं था जब मैंने अपने टाइम पे पढ़ाई करी थी, बहुत सारे बच्चों का नहीं होता, यस। अलग से रूम नहीं मिलता, इतना लेवरेज उनके पास नहीं है, इतनी फैसिलिटीज उसके पास नहीं है, तो कोई बात नहीं। जहां भी आपका एक रूम है उसमें टेबल कुर्सी लगा के पढ़ाई करो, पूरा सीरियसनेस के साथ पढ़ाई करो। और जैसे लेट्स से आप लोगों का भी चैप्टर हुआ स्ट्रक्चर ऑफ एटम,
है ना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला बनाओ, खुद से चार्ट बनाओ, उसकी फॉर्मूला चार्ट अपने सामने लिखो, ऐसे चैप्टर वाइज, है ना। जहां आप लोग पढ़ाई करते हो ना, मतलब ऐसे भर जाना चाहिए दीवार। जब भी कोई वहां घुसे ना, साला आपकी मेहनत नजर आनी चाहिए, उसको लगना चाहिए कि बच्चे ने कितना मेहनत किया है। सामने पीरियोडिक टेबल लगी है, हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स लगे हैं, फॉर्मूला का चार्ट लगा है ना। इट शोज कि आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हो, है ना। तो ये चीज करने की आदत डालो और बी रिस्पॉन्सिबल। अब आप क्लास 11th में हो, चीजों को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करो और अपने आप को रिवॉर्ड भी दो कि अगर आप कुछ चीज अच्छी करते हो तो रिवॉर्ड दो। कोई चीज में प्रॉब्लम है तो ये सोचो कि हाँ, ये कहीं ना कहीं मैं गलती कर रहा हूं, मुझे उसको सुधारना है ना। अब आप बच्चे नहीं रहे हो, है ना। हाँ, आइए, यस यस यस। तो कहता है जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हिस्ट्री। हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री। कि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आज आपकी आंखों के सामने है, ये पीरियोडिक टेबल कहां से आई है ना। ये एक दिन में नहीं बन गई होगी, ठीक है, एक दिन में नहीं बन गई होगी। इसके लिए बहुत सारी टेबल्स पहले बनाई गई होगी। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एकदम से तो नहीं आया ना। सबसे पहले थॉमसन मॉडल आया, थॉमसन के बाद उसमें कुछ कमियां थी तो रदरफोर्ड आया, रदरफोर्ड में कुछ कमियां थी तो फिर बोर एटॉमिक मॉडल आया, बोर में कुछ कमियां थी तो फिर लास्ट में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया ना। तो ऐसे ही चलेगा इधर भी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पहले एक पीरियोडिक टेबल आएगी, उसमें कुछ कमियां रही होंगी, फिर अगली वाली आएगी, उसमें कुछ कमियां रही, फिर अगली वाली आएगी, उसमें कुछ कमियां रही। ऐसे करते करते चीजें रिफाइन होती गई और लास्ट में बना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, डन है क्या? तो सर आइए पढ़ते हैं। देखो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल है, ये हो सकता है आप में से बहुत सारे जो बच्चे हैं उनके बोर्ड से हटा दिया गया हो, है ना। क्योंकि लास्ट ईयर जब सिलेबस रिवाइज हुआ था तो बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स ने इस वाले टॉपिक को सिलेबस से हटा दिया था, है ना। जेईई मेंस ने भी हटा दिया था, है ना। लेकिन ये सारा सब कुछ पोर्शन जो है जेईई एडवांस में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। क्या कहां पूछा जा सकता है? जेईई एडवांस में पूछा जा सकता है। इस वजह से मैं सारे टॉपिक करवा रहा हूं, ठीक है। ये जिन बच्चों का जेईई मेंस, जिन बच्चों का स्कूल में ये वाला टॉपिक उड़ गया है ना, जिन बच्चों के स्कूल में ये वाले टॉपिक हटा दिए गए हैं, कोई बात नहीं है, आप लोग चाहो तो इसको छोड़ सकते हो, लेकिन जेईई में पूछा जा सकता है ना। स्कूल एग्जाम्स के लिए हो सकता है आपको ना पढ़ने की जरूरत हो, लेकिन जेईई में तो भैया एडवांस में तो सब कुछ पूछा जाता है ना। और जिन बच्चों का बोर्ड में है वो तो पढ़ ही सकते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है, डन। तो आइए देखो, सबसे पहला इसमें नाम आता है लेवोजियर क्लासिफिकेशन का। किसका? लेवोजियर का। देख रहे हो तुम बंदा, देख रहे हो शक्ल से ही ऐसा लग रहा है कि बंदा कितना मेहनती रहा होगा। लेवोजियर ये नाम है। मार्केट में भैया यही फोटो चलती है, इसलिए मैंने लगा दिया। अब आप में से कोई ऐसा ना करने लग जाए कि वो कलर वलर लेके फोटो ना बनाने लग जाए, ये काम नहीं करना आपने, है ना। और ऐसी शक्ल का बंदा कभी भी मार्केट में आपको मिले, पैर छू के निकलना कि सर आपने बहुत बढ़िया काम किया, है ना। सबसे पहली चीज, हाँ स्कूल वाली बात करेंगे बेटा, अभी करेंगे, चिंता मत करो। अभी कौन सी क्लास खत्म हो गई है ना, तो मैं भी यही हूं, तुम भी यही हो। स्कूल वाली बात करेंगे, सारी बातें आज ही कर लेंगे तो फिर और क्या बातें करेंगे, हैं और क्या बातें करेंगे, खूब सारी बातें करेंगे, चिंता मत करो। सारी जो भी आपके डाउट हैं, जो भी आपको दिक्कत है, मुझे पता है क्या क्या दिक्कत है तुम्हें, मुझे पहले से पता है ना। और वो मैं हर एक क्लास में एक एक चीज बताता रहूंगा कि इस चीज को ऐसे करो तो ऐसा रहेगा। तुम्हें क्या लग रहा होगा जितना ज्ञान मैंने तुम्हें आज दिया उतना ही ज्ञान दूंगा मैं? नहीं, बहुत ज्ञान है भाई, है ना हमारे पास। तो हम लोग हर क्लास में थोड़ा थोड़ा छिड़कते रहेंगे आपके ऊपर, है ना। आओ, हाँ जी। तो लेवोजियर ने क्या किया? बहुत अच्छी बात करी इसने, बहुत सिंपल सी चीज बोली। इसने क्या किया, इन भाई साहब ने एलिमेंट्स को दो ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया। दो ग्रुप में, कौन कौन से? बोला एक है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल। बस काम खत्म। बोले इस दुनिया में दो ही तरह के एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, एक है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल। लेकिन सर उसको पता कैसे लगा कि एक मेटल है दूसरा नॉन मेटल है? उसने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज कंसीडर करी। उसने कहा अगर कोई हाईली मैलिएबल है इसका मतलब वो मेटल है, अगर कोई मैलिएबल नहीं है तो वो नॉन मेटल है, अगर कोई लश्चरस है ना, जिसकी लश्चर है, चमक है तो मेटल है, चमक नहीं है तो नॉन मेटल है, अगर कोई बहुत ज्यादा हार्ड है तो मेटल है, वो हार्ड नहीं है तो नॉन मेटल है। ऐसे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज उसने कंसीडर करी और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उसने कह दिया कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होगा मेटल और दूसरा होगा नॉन मेटल। लेकिन आप जैसा समझदार बच्चा गया उसके पास और आपने जाके पूछा, जैसे ही उसने लेवोजियर ने यह बात बोली ना कि एलिमेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल। मेटल मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, हार्ड होता है, लश्चरस होता है। नॉन मेटल जो होता है इसका उल्टा होता है। उन लोगों को मजा आ गया, मतलब एकदम से। और जहां जहां लेवोजियर गया लोगों ने उसको फूल मालाएं पहनाई, स्वागत किया,
साफा पहना के मजा आ गया लेवोजियर को। लेकिन फिर जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी, लोगों को मेटलॉइड के बारे में पता लगा। जैसे ही मेटलॉइड के बारे में पता लगा, दुनिया भाग के गई लेवोजियर के पास कि सर एक बात बताओ, आपने मेटल बता दिया, नॉन मेटल बता दिया, बताओ मेटलॉइड कहां है। भाई उस दिन से लेवोजियर गायब है, आज तक नहीं मिला। ये इसका ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है कि उसने मेटलॉइड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी थी, है ना। मेटलॉइड के बारे में उसने कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी। ये बहुत ही इनिशियल थ्योरी थी, मतलब ये बहुत ही इनिशियल क्लासिफिकेशन था कि इसने एलिमेंट्स को दो तरह से क्लासिफाई कर दिया, एक मेटल दूसरा नॉन मेटल, है ना। बहुत इनिशियल क्लासिफिकेशन था, बहुत कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन इसमें नहीं थी। यस, मेरी बात समझ में आ गई। तो इसकी लिमिटेशन भी लिख दी कि ये क्या नहीं बता पाया, ये नहीं बता पाया कि मेटलॉइड क्या होते हैं, है ना। तो इस वजह से ये जो था लेवोजियर का क्लासिफिकेशन वो फेल हो गया, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है कि गेन करने की? बोलना पड़ेगा भैया। हाँ, मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की होती है कि लूज करने की? कोई बोलेगा क्या यार? यस, आना बोलना पड़ेगा यार, था कोई बोल ही नहीं रहा, मतलब बताओ। अब पहली क्लास है, तुम ऐसे मतलब लथार्जिक से हो गया, थोड़ी ना चलेगा यार। हाँ बोलो बे। यस सर, इसकी टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है सर। यस यस यस, ठीक है सर। और नॉन मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ना। तो मेटल के साथ क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटल के साथ क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है सर। ये तो हम लोग जानते हैं सर, पहले से जानते हैं, आपने एक बार और बता दिया, कोई बात नहीं, थैंक यू, बाद में बोल देना मुझे, ठीक है। तो ये नोट करो, नोट हो जाए तो डन लिखो, फिर हम लोग आगे वाले क्लासिफिकेशन पे चलेंगे, है ना। ये बहुत ही इनिशियल क्लासिफिकेशन है, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, कुछ बहुत ज्यादा इसके बारे में पूछा भी नहीं जाता, लेकिन क्योंकि आज पहली क्लास है ना, फर्स्ट क्लास, दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थोड़ा सा मैं तुम्हें फील में लाना चाह रहा हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना। एकदम से मैं बड़ी बड़ी बात नहीं करना चाहता, मैं थोड़ा सा मतलब ऐसा चाहता हूं कि आप मेरी बात समझें, है ना। मेरी जो लैंग्वेज है, कई बार उसके साथ बच्चा मतलब वो नहीं फील करता, एकदम से कंफर्टेबल नहीं होता, है ना। तो वो बोलते हैं ना, इसको रेजोनेंस नहीं होता, फिजिक्स में पढ़ते हो ना रेजोनेंस, है ना। तो आपकी फ्रीक्वेंसी मेरी फ्रीक्वेंसी मैच हो, तो पहली जो क्लास है वो ऐसी चलेगी, बहुत सिंपल चीजें आज इस वाली क्लास में पढ़ेंगे। पढ़ने के लिए तो हमारे पास बहुत सारी क्लासेस हैं, अच्छा अच्छा कंटेंट हम लोग आगे डिलीवर करेंगे। और चाहे मेंस हो चाहे एडवांस हो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर क्वेश्चन अपनी कॉपी से आएगा, इस बात की गारंटी है, कुछ बाहर से नहीं जाएगा, है ना, ये पक्का है, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं, आगे चलो फिर मैं। यस यस, डन है। हाँ ठीक है ठीक है, डन डन डन, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है प्राउड्स क्लासिफिकेशन। देख रहे हो कितना कितना सुंदर बंदा है, हैंडसम बंदा है सर, मतलब क्या बात कर, नहीं भाई मतलब मेरे ऐसी कोई शौक नहीं है, मतलब बता रहा हूं, ऐसे दिखने में काफी अच्छा दिख रहा है। प्राउड्स क्लासिफिकेशन, अबे स्प्राउट्स नहीं है, प्राउड्स क्लासिफिकेशन, दैट इज प्राउड्स। यस, हाँ दैट इज प्राउड्स, है ना। इसने क्या बोला? इसने तो भैया हद ही कर दी, हद ही कर दी। इसने क्या बोला? इन भाई साहब का ये कहना था, इन्होंने ये अज्यूम किया, एक दिन इनको रात में सपना आया, इन्होंने ये अज्यूम कर लिया, बोले जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल द एलिमेंट्स वर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। कहते हैं कि सारे के सारे एलिमेंट हाइड्रोजन से मिलकर बने। अब बताओ मतलब कैसे पॉसिबल हो सकता है यार? नहीं तुम बताओ, मतलब हो सकता है क्या पॉसिबल? नहीं ना, तो नहीं है मतलब। अब लेकिन इसने बोला, दुनिया ने एक बार के लिए तो मान लिया, बोले ठीक है सर, मतलब मान लेते हैं, आपने कह दिया तो, क्योंकि उस समय कुछ ज्यादा चीजें पता नहीं थी लोगों को, और जैसा बोला वैसा मान लिया, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तुम आपने नाम सुना है एटॉमिक वेट का? अरे सर नाम सुना सुना लग रहा है सर, एटॉमिक वेट का नाम सुना सुना लग रहा है। अच्छा एटॉमिक वेट लिखा हो, मास लिखा हो, केमिस्ट्री में एक ही बात है, मास और वेट हम एक ही मान के चलते हैं, फिजिक्स में अलग अलग होता है। एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? कौन बताएगा मुझे? हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है? व्हाट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन? जल्दी बताओ। यस यस, व्हाट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन? जल्दी बताओ। यस यस, कौन बताएगा? सर मास वन होता है। अबे कान पे पड़ेगा एक थप्पड़, वन क्या होता है बे? अबे तुम साइंस के स्टूडेंट हो,
हाँ हाँ, पढ़े लिखे लोगों की लैंग्वेज में बात करो। साइंस का बंदा अलग से दिखता है, 50 लोगों की भीड़ में साइंस का स्टूडेंट अलग से पहचान में आ जाता है ना। वन नहीं होता बेटा, वन क्या, 1 ग्राम, 1 किलोग्राम, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, क्या सर, 1 U होता है सर, बिल्कुल 1 U होता है। 1U लिख दो, AMU लिख दो, आपकी श्रद्धा है, आपकी मर्जी है, जो लिखना चाहो लिख दो, लेकिन सिर्फ 1 मत लिखो। 1 इज रिलेटिव एटॉमिक मास एंड मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 1U। देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन 1U एंड 1 ग्राम। यस, ऑल राइट, ठीक है सर। अच्छा एक बात बताओ, मान लो कोई एक एलिमेंट है, मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट का मास ऑफ एन एलिमेंट, क्या मैं उसको मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू n इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन लिख सकता हूं क्या? n क्या है सर? n है महाराज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। सोच के, अरे सर ये कैसे लिख दिया, मतलब समझ नहीं आया सर, हमें नहीं समझ आया। अरे यार देख एक बात बता, इसने क्या बोला था, प्राउड्स का ये कहना था कि हर एक जो एटम है वो हाइड्रोजन से मिलके बना है। अब सोच, किसी के पास 10, मान लो 10 हाइड्रोजन से मिलके बना है ना, 10 हाइड्रोजन से मिलके बना है, तो उसका एक एलिमेंट का मास कितना हो जाएगा? मास ऑफ एन एटम लिख दो, यहाँ एलिमेंट मत लिखो, मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट है ना, ऑफ एन एलिमेंट। तो अगर मान लो उसमें 10 हाइड्रोजन है तो उसका मास कितना होगा? 10 इंटू मास ऑफ एन हाइड्रोजन एटम। मान लो किसी की कोई 20 एटम से, 20 हाइड्रोजन से मिलके बना है, तो 20 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, उसका मास कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और मान लो अगर किसी के पास 50 हाइड्रोजन हो तो उसका मास 50 इंटू 1U हो जाएगा, 50U हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एटम का जो मास होगा, इसके अकॉर्डिंग, प्राउड्स के अकॉर्डिंग, n इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन होगा। किसने कहा? प्राउड्स ने कहा। लेकिन सारी दुनिया जानती है कि भैया ये बात सही नहीं है। यस बेटा, 1.008 होता है, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन में 1 ही लेके चलते हैं। मुझे पता है 1.008 होता है, आई नो, है ना, लेकिन उसको कितना लेके चलते हैं? 1 लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो सर इसकी तो लिमिटेशन सीधी सीधी सी लिख दो आप, इसकी तो लिमिटेशन सर सीधी सीधी से लिख दो। क्या लिमिटेशन है, क्या ड्रॉबैक है? सबसे पहला ड्रॉबैक तो यही है कि सर ऑल द एटम्स आर नॉट मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, है ना। सर ये तो बिल्कुल ही फालतू बात है सर, है ना। लेकिन उस समय क्योंकि बहुत कम इंफॉर्मेशन थी लोगों के पास, जब प्राउड्स ने सारी चीजें बोली, उस समय ज्यादा इंफॉर्मेशन लोगों के पास थी नहीं, तो लोगों ने एक बार के लिए इस बात को सही मान लिया। और दूसरी चीज देखो, मैं तुमसे पूछूं, व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन? व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन? आप बोलोगे सर क्लोरीन का एटॉमिक वेट होता है 35.5। अरे सर ये 35.5 कैसे आएगा? क्योंकि हाइड्रोजन का तो मास होता है 1, तो या तो ये 1 इंटू 1 हो सकता है, 2 इंटू 1 हो सकता है, 3 इंटू 1 हो सकता है, 4 इंटू 1 हो सकता है। इस हिसाब से तो जो मास होना चाहिए वो एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। सर 35.5 कैसे आ गया? फ्रैक्शनल एटॉमिक मास जो होता है उसके बारे में प्राउड्स के पास कोई जवाब नहीं था। लोगों ने पूछ लिया, एक बात बताओ प्राउड से 35.5 कैसे आ गया? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो 35 हो सकता था, 36 हो सकता था, 37 हो सकता था, 35.5 कैसे आ गया? प्राउड्स कहता है मुझे नहीं पता, है ना। तो जो फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस थे उसका एक्सप्लेनेशन यहां प्राउड के पास नहीं था। यस, प्राउड्स के पास इनका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था। डन है? तो ये इसकी लिमिटेशन हो गई, नहीं पूछा जाता एग्जाम में, लेकिन फिर मैं कह देता हूं, क्योंकि हम लोग आज क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री में तो कुछ चीजें काम की होती है, कुछ नहीं काम की होती। कोई बात नहीं, एक बार के लिए पढ़ लेते हैं, ऐसी क्या बात है ना। तो बेटा नोट करना, नोट हो जाए तो डन लिखना, समझ में आ गया तो थम्स अप करना। फिर हम लोग आगे चलेंगे और जो अभी तक जो पढ़ा उसमें जो सबसे काम की चीज है उसके बारे में पढ़ाई करेंगे, है ना। तो बताइए, फटाफट से नोट कीजिए, हो जाए तो मुझे बताना। यस, हाँ जी, यस यस यस, डन है, पक्का हो गया। हाँ वैसे 2 लाइन है इसमें, तो क्या ही लिखना था, इतना कुछ लंबा चौड़ा लिखने का था भी नहीं। ठीक है सर, अब आगे चलते हैं और एक बढ़िया इंसान से मिलने की कोशिश करते हैं जिसका नाम है डोबेनियर। देख रहे हो एकदम
भाई मार्केट में यही सारी फोटोज हैं जो मैंने लगा दी हैं, मतलब इनका सच्चाई से दूर दूर तक हो सकता है कोई रिलेशन ना हो। हम लोग बात करेंगे अगला, जिसका नाम है डोबेनियर्स ट्राइड्स, और ये जो तीनों हमने पढ़ रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है डोबेनियर्स ट्राइड। देखो यार, इतनी अंग्रेजी तो तुम्हें आती है, ट्राइड का मतलब होता है तीन, है ना, ग्रुप ऑफ 3 एटम्स। तो ये जो डोबेनियर थे ना भाई साहब, पता है इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 एटम का सेट बनाया। कौन कौन 3 एटम? ए बी सी। मान लो ये 3 एटम है ए बी सी, जिनकी प्रॉपर्टीज कैसी है? सिमिलर, है ना। सिमिलर प्रॉपर्टी वाले 3 एटम का सेट बनाया, सिमिलर प्रॉपर्टीज। यस, इन्होंने क्या किया? सिमिलर प्रॉपर्टी वाले 3 एटम का सेट बनाया, और ये सेट की खास बात ये थी कि जो बीच वाला एलिमेंट है इसका एटॉमिक मास जो था वो फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मास का एवरेज था। अच्छा सर, और ये जो ग्रुप था इसको नाम दे दिया ट्राइड। इसको क्या नाम दे दिया? ट्राइड नाम दे दिया। इसको क्या नाम दे दिया? ट्राइड नाम दे दिया। मेरी बात समझे क्या? अरे बोलो ना यार, क्या आपको बात समझ में आई क्या? इसका यह कहना था कि जब 3 एलिमेंट जो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हो, उनमें से बीच वाले एटम का जो एटॉमिक मास होगा वो फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मास का एवरेज होगा। दुनिया इसको अरिथमेटिक मीन भी कहती है। अरिथमेटिक मीन कह दो या फिर एवरेज कह दो, हमारे लिए यहां पर बात एक ही है। यस, ये था, बस इतना सा था डोबेनियर्स ट्राइड्स। तो ऐसे क्या किया डोबेनियर ने? 3 एटम्स के ग्रुप बनाए और हर ग्रुप को क्या नाम दिया? ट्राइड नाम दिया। यही चीज आपके सामने लिखी है, नोट कर लेना, और नोट कर लो तो डन लिख देना। फिर मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से ट्राइड्स हैं जो डोबेनियर ने बनाए थे। हाँ, ये लिख लो तो बताना जरा। यस यस यस, हाँ लिख लो तो बताना जरा। सिमिलर प्रॉपर्टी वाले 3 एटम का एक ग्रुप बनाया। यस, सिमिलर प्रॉपर्टी वाले 3 एटम का ग्रुप बनाया, और उसमें से जो बीच वाला एलिमेंट था उसका एटॉमिक मास फर्स्ट और थर्ड एटम के एटॉमिक मास का एवरेज था। यह बात बोली थी उसने, बस इतनी सी बात बोली। बहुत सिंपल चीज है, बहुत ही आसान चीज है, बहुत सिंपल है ना, इसमें तो कुछ है ही नहीं ज्यादा, है ना। मान लो 3 एटम है एक्स वाई जेड, बीच वाला एटम वाई है, तो जो वाई का एटॉमिक मास होगा वो एक्स और जेड का एवरेज होगा, एक्स प्लस जेड बाई 2। एवरेज ऐसे तो निकालते हैं। अरे बोलो तो सही। यस, डन डन डन, लिख लिया। सर बताइए कौन कौन से ग्रुप बनाए थे इसने? ये रहे ग्रुप आपके सामने। देखो, सबसे पहला जो ट्राइड था वो था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। ये नाम तो आपको पता होंगे ना यार, Li बोले तो लिथियम, Na बोले तो सोडियम और पोटेशियम। देखो सर, लिथियम का एटॉमिक वेट 6.9 कुछ समथिंग होता है, हम लोग इसको कैलकुलेशन में 7 मान के चलते हैं। सोडियम का एटॉमिक वेट 23 होता है, और जो पोटेशियम होता है 39 पॉइंट कुछ समथिंग होता है, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन में कितना मानते हैं? 39 मानते हैं। इन दोनों का एवरेज कितना होगा बताओ जरा? 39 + 7 डिवाइड बाई 2। अरे सर ये तो 23 मिल रहा है। बिल्कुल मिलेगा, मिलेगा ही 23। ये देखो 23 है तो सही। यस, ये रहा 23 आपके सामने। यस, अरे बोलो ना यार, बहुत सिंपल है कि नहीं है? तो जो पहला ट्राइड था किसका था? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का था। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया सर, ये तो समझ में आ गया सर, बहुत आसान है सर। अच्छा सर, एक और ट्राइड बनाया उसने, देखो ये रहा, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम और बेरियम का। कैल्शियम, स्ट्रोंसियम और बेरियम का। बेटा सिमिलर प्रॉपर्टीज मतलब इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है ना। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी? केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। कैसे होंगी? आगे बढ़ेंगे सर, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी उनकी बात आगे होगी, है ना। अभी के लिए सिर्फ ये ध्यान रखना है, सिमिलर प्रॉपर्टी वाले ग्रुप थे। ठीक है, डन है। दूसरा था कैल्शियम, स्ट्रोंसियम और बेरियम का। सर इनके एटॉमिक वेट भी आपके सामने लिखे हैं। सर क्या ये एटॉमिक वेट रटने हैं क्या? सर ये एटॉमिक वेट याद करने हैं क्या? नहीं करना है भाई। हाँ बेटा, ये आपको सिर्फ ट्राइड लिखना है। आप ये ट्राइड लिख लो, चाहो तो इस ट्राइड, सिर्फ एक ट्राइड के एटॉमिक वेट लिख लो, जिससे तुम्हें तसल्ली हो जाए बस। और मैं तो कहूंगा ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख दो ट्राइड नंबर 1, ट्राइड नंबर 2, ट्राइड नंबर 3, बस ये ध्यान में रख लो। और कुछ ज्यादा लिखने की आपको जरूरत नहीं है, और ना ही आपको ये एटॉमिक वेट जो लिखे हैं ना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है दादा। इसको रटना नहीं है यार, नहीं रटना है, नहीं याद करना है इसको। ठीक है क्या? यस, पक्का? हाँ ठीक है सर। तीसरा जो ट्राइड था वो था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। कौन सा था? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। यस, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का, ये तीसरा ट्राइड था, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। ठीक है,
और सुनो मेरी बात, आपको जानकर बड़ी ही खुशी होगी कि ये जो ट्राइड होता है, इसमें ये जो तीन एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दुनिया इसको अल्कली मेटल के नाम से जानती है। किस नाम से जानती है इनको? अल्कली मेटल्स के नाम से जानती है। सर क्यों जानती है अल्कली मेटल्स, क्यों कहते हैं इनको? बेटा आज नहीं बताऊंगा मैं, आज नहीं बताऊंगा, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे तब आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्कली मेटल्स। आज नहीं समझ में आएगा क्योंकि इतना हमने नहीं पढ़ा अभी, ठीक है ना? आज नहीं बताऊंगा। यस, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम, दुनिया इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जानती है। किस नाम से? अल्कलाइन अर्थ मेटल। सर क्यों इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहा जाता है? बेटा आज नहीं बताऊंगा, आगे बताऊंगा, आगे बताऊंगा, है ना? आज नहीं पता लगेगा, आपको सिर्फ लिखना है। यस, सिर्फ लिखना है, आगे बताऊंगा। सर ये जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं, दुनिया इनको हैलोजेंस के नाम से जानती है। सर क्यों जानती है हैलोजेंस के नाम से? आज नहीं बताऊंगा, आगे बताऊंगा, है ना? यस, मैक्सिमम बुक्स में मैं आपको बताऊं, मैक्सिमम बुक्स में ये तीन ही ट्राइड लिखे होते हैं। चलो मेरे साथ बोलो कौन कौन से। सर पहला ट्राइड है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। कौन सा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। दूसरा कौन सा ट्राइड है? कैल्शियम, बैरियम, स्ट्रोंशियम। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम। दूसरा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम। तीसरा कौन सा है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कौन सा? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यस, अदर ट्राइड, कुछ बुक्स में अदर ट्राइड भी लिखे होते हैं, जैसे सल्फर, सिलेनियम और टेलुरियम, है ना? इसको आप लोग चाहो तो लिख लो अपनी कॉपी में, है ना? क्योंकि जब लिखी होगी अपने सामने तो 3-4 बार आंखों के सामने से गुजरेगी तो अपने आप ही याद हो जाएगा, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम। लेकिन मैक्सिमम जगह आपको ये सिर्फ तीन ही ट्राइड्स मिलेंगे, है ना? ये तीन ही ट्राइड्स मिलेंगे। मेरी बात समझ रहे हो क्या? मेरी बात समझ रहे हो क्या? अरे बोलो तो सही, याद हो जाएगा पक्का? डन, बहुत बढ़िया। अच्छा देखो, एक चीज मैं तुम्हें खास बात बताऊं, एक खास बात बताऊं इस ट्राइड की। अरे बोलो, एक खास बात बताऊं, देखो आओ। सर बताओ, मतलब क्या खास बात बताने वाले हो? सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, इधर देखो। जैसे लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? जल्दी बताओ, कोई बताएगा क्या मुझे? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम? सर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 होता है सर। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम? 11 होता है सर। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम? कितना होता है? 19 होता है सर। ठीक है, खास बात बताऊं सर, इन दोनों एलिमेंट के बीच जो एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है कितने का है? 8 का है। 1, 3, 1, 11, कितने का डिफरेंस? 8 का। सोडियम और पोटेशियम, इनके बीच भी कितने का डिफरेंस? 11 और 19, कितने का? 8 का। मैंने सुना है तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत जबरदस्त है। बोले अर्जुना 1.0 वालों की जो मैथ्स है ना, गजब है, गजब। मैथ्स वाले सर बता रहे थे। तो यहां पर जो एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है वो 8 है, यहां पर भी एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 8 है। इस बात को गांठ बांध लो, कसम खा लो, भूलोगे नहीं। किस बात को? कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनमें एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। इससे पहचान कर सकते हो, ये पता लगा सकते हो कि ये ट्राइड है या फिर नहीं है। इनका एटॉमिक नंबर का डिफरेंस और इसके एटॉमिक नंबर का डिफरेंस सेम होना चाहिए। यही सेम चीज, इसके एटॉमिक नंबर का डिफरेंस, इसके एटॉमिक नंबर का डिफरेंस सेम होगा। सेम चीज, इनके एटॉमिक नंबर का डिफरेंस, इनके एटॉमिक नंबर का डिफरेंस सेम होगा, है ना? अगर कोई कहे कि ये एटॉमिक नंबर का अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो क्या वो डोमिनेट ट्राइड हो सकता है? नहीं, गलत हो जाएगा फिर। यस, गलत हो जाएगा फिर। मेरी बात समझ में आई? तो इस बात को याद रखें, कसम खा लें, भूलोगे नहीं। और भाई लोगों, कसम मेरी मत खाना यार, है ना? मेरी कसम मत खाना, अपने हिसाब से देख लेना किसकी कसम खानी है। आजकल कम से कम कसम खाने के लिए तो कोई ना कोई मिल ही जाता है ना? मैं अपने जीवन से बहुत खुश हूं, बढ़िया मेरा जीवन चल रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि आप मेरी कसम खाएं, है ना? तुम देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है? डन, डन है, डन है। अगर आपने नोट कर लिया है तो डन लिखिए सारे लोग, फिर आगे चलते हैं। इसकी भी लिमिटेशंस है ना? ये कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता, इसकी लिमिटेशन के बारे में भी बात करेंगे। ये नोट कर लिया है तो डन लिखो, फिर आगे चलेंगे, है ना? फिर आगे चलेंगे। यस 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 यस, फिर आगे चलेंगे। हाँ जी, फिर आगे चलेंगे, जल्दी बताओ। नोट कर लिया है तो आगे चलते हैं। ये याद रखना है, मतलब ये जो ट्राइड है ना, ये याद रखना है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बैरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है? ये याद करना पड़ेगा। ठीक है सर, इसकी लिमिटेशन क्या है? देखो, इसकी लिमिटेशन बहुत सिंपल सी है।
ये बेचारा ना, मतलब ये कुछ ही ट्राइड्स का फॉर्मेशन कर पाया था। मतलब जैसे मान लो उस समय जितने भी एलिमेंट्स नोन थे, ये सारे के सारे एलिमेंट्स को ट्राइड की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाया, है ना। ये कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ ट्राइड्स का ही फॉर्मेशन कर पाया। तो क्लासिफिकेशन लिमिटेड हो गया ना यार। अगर आप एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर रहे हो तो सारे के सारे एलिमेंट्स क्लासिफाई होने चाहिए ना। लेकिन ये भाई साहब सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई नहीं कर पाए। कुछ एक एलिमेंट्स ही ऐसे थे जिनको ये ट्राइड्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर पाया, सारे नॉन एलिमेंट्स को ये ट्राइड की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाया था। दैट वाज द बिगेस्ट लिमिटेशन, द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ डोबेनियर्स ट्राइड्स, है ना। तो यही चीज यहां लिखी है, इट वाज हेल्पफुल इन ग्रुपिंग सम एलिमेंट्स विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। कुछ एलिमेंट्स कोई कर पाया, बट ही कुड नॉट अरेंज ऑल द एलिमेंट्स नॉन एट दैट टाइम इनटू द ट्राइड। सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई नहीं कर पाया था यार। ये इसकी बहुत बड़ी ड्रॉबैक थी। ठीक है दादा, तो इसको नोट करिए, और अगर आपने नोट कर लिया है तो डन लिखिए। फिर मैं आपको आगे वाले क्लासिफिकेशन पे ले चलूंगा। ठीक है, फिर मैं आपको आगे वाले क्लासिफिकेशन पे ले चलूंगा। ठीक है दादा, यस 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 यस। सर साउंड नहीं आ रही, क्या बात कर रहे हो? तो साउंड कहां जा रही है फिर? हैं? अरे साउंड तो बेटा आ ही रही है। चेक करो कहीं मोबाइल की साउंड तो बंद नहीं कर रखी तुमने। मेरी साउंड तो आ रही है बेटा, मेरी साउंड तो बहुत तेज आ रही होगी, है ना। हाँ, मेरी साउंड तो तेज आ रही होगी। आपने कुछ गड़बड़ कर रखी है बीच में। यस, नोट कर लिया। ठीक है सर, हो गया सर, हो गया सर, हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं और अगले क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। गजब चीज है, गजब। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, गजब। देख रहे हो कितना जबरदस्त बंदा आपके सामने खड़ा है। तो फोटो देख रहे हो, एकदम लग ही शक्ल से ही बंदा जेंटलमैन लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कुछ बड़ा काम किया होगा इस बंदे ने, है ना। यस, तो हम लोग बात करने वाले हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स का मतलब समझते हो? ऑक्टेव नाम ऐसे फील आ रही है, ऑक्ट, ऑक्ट मतलब 8, ऐसा लग रहा है तुम्हें? यस, क्या कहा देखो, सुनो मेरी बात। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको म्यूजिक में बड़ा इंटरेस्ट होगा, है क्या कोई ऐसा? म्यूजिक में इंटरेस्ट वाले लोग होंगे, हैं? पक्का? ठीक है सर। तो जिन लोगों को म्यूजिक में इंटरेस्ट है उन लोगों ने देखा होगा, सारे गामा, इनको नोट्स बोला जाता है ना। पा, दा, नी, सा, है ना। ये देखो कितने नोट्स हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7। सर जैसे म्यूजिक में हर 8वां नोड अपने आप को रिपीट करता, देख लो 8वां नोड रिपीट करेगा। अगर मान लो आपने यहां से स्टार्ट किया ना सा से, तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8वां नोड कौन सा आ गया? सा आ गया। हर 8वां नोड अपने आप को रिपीट करता है। अगर आप यहां से स्टार्ट करोगे तो हर 8वां नोड अपने आप को रिपीट करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वापस रिपीट हो गया। अगर आप यहां से स्टार्ट करते हो तो 8वां नोट वापस रिपीट करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो डोबेनियर था ना, इसने पता है क्या बोला? इन्होंने कहा कि जब आप एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो, क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि जब मैं एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा तो हर 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी। जैसे हर एक 8वां एलिमेंट अपने, हर एक 8वां नोड अपने आप को रिपीट करता है, वैसे ही डोबेनियर ने कहा कि हर एक 8वां एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी रिपीट करेगा। प्रॉपर्टीज जो होती है एलिमेंट्स की वो रिपीट होती हैं हर एक 8वें एलिमेंट की। दैट इज डोबेनियर्स लॉ ऑफ सॉरी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, है ना। दैट इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। सर कैसे, मतलब बताओ सर एग्जांपल। तो देखो मान लो आपने स्टार्ट किया हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, अच्छा सर, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। देखो मैंने ऐसे एलिमेंट्स लिख दिए,
देख रहे हो, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं, सोच के देखो, यहां से स्टार्ट करूं तो आठवां एलिमेंट कौन आएगा? फ्लोरीन आएगा। सर इसका मतलब हाइड्रोजन और फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज एक सेम होगी। अगर फ्लोरीन से स्टार्ट करूं तो आठवां एलिमेंट कौन आएगा? क्लोरीन। इसका मतलब फ्लोरीन और क्लोरीन की प्रॉपर्टी सेम होगी। कहने का मतलब यह है इस वर्टिकल कॉलम में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम है। मेरी बात देख रहे हो? अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं लिथियम से तो आठवां एलिमेंट कौन आएगा? सोडियम। इसका मतलब लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम है, सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टी सेम है। इसका मतलब इस वर्टिकल कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं सबकी प्रॉपर्टी सेम है। बेरिलियम का आठवां एलिमेंट कौन है? मैग्नीशियम। इसका मतलब बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी सेम है, मैग्नीशियम और कैल्शियम की प्रॉपर्टी सेम है। इसका मतलब, मेरी बात समझ गए हो तुम? तो मोटा मोटा बात यह है कि अगर आप एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के, एटॉमिक मास के, सॉरी देखो जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो एटॉमिक मास बढ़ रहा है। अगर मैं एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर, ये नंबर क्यों यार बार बार मेरे मुंह से निकल रहा है, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूं तो आठवां एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी रिपीट करता है। जैसे म्यूजिक में आठवां नोट रिपीट होता है, वैसे ही एलिमेंट्स भी आठवां एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करेगा। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं, ये मास्टर को पढ़ाना नहीं आता, साला केमिस्ट्री पढ़ाने चला है और इसको ये भी नहीं पता कि हाइड्रोजन के बाद तो हीलियम आता है, यस, फ्लोरीन के बाद नियोन आता है, क्लोरीन के बाद आर्गन आता है। तो भाइयों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब न्यूलैंड ने अपनी पीरियोडिक टेबल डिजाइन करी थी उस समय नोबल गैसेस के बारे में दुनिया को नहीं पता था, है ना। तो इसी वजह से जो न्यूलैंड की ये पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल में आपको नोबल गैसेस नहीं मिलेगी, है ना, इसमें आपको नोबल गैसेस नहीं मिलेगी। इसका रीजन है कि उस समय नोबल गैसेस के बारे में दुनिया को पता नहीं था। यस, नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। तो इसी वजह से हाइड्रोजन के बाद डायरेक्ट लिथियम आता है, क्योंकि दुनिया को पता ही नहीं था, इस बेचारे न्यूलैंड को पता ही नहीं था कि हीलियम जैसा कोई एलिमेंट भी होता है क्या, उसको पता ही नहीं था कि नियोन जैसा एलिमेंट भी होता है क्या, उसको पता ही नहीं था कि आर्गन जैसा एलिमेंट भी होता है क्या। मेरी बात समझ गए क्या तुम लोग? तो ये गलत नहीं है भाई। इसी वजह से मैं कहता हूं थोड़ा ठंडा ठंडा खाओ, गरम खाते हैं तो मुंह जल जाता है ना, और थोड़ा थोड़ा खाओ, बहुत सारा हजम नहीं होता। समझ रहे हो? डोंट बी जजमेंटल, एकदम से जज मत करो दुनिया को, टाइम दो भैया, है ना। हाँ, तो यही चीज है। आप चाहो तो देखो आपके सामने लिखा है, यही लिखा है, आप बढ़िया ढंग से पढ़ लो और मुझे बताओ क्या ये जो लिखी हुई चीज है आपको समझ में आई है क्या? हाँ बताओ ईमानदारी से, क्या लिखा हुआ तुम्हें समझ में आया है क्या? यस 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 यस, क्या आपको जो लिखा है वो समझ में आया है क्या? ईमानदारी से बताओ। जो मैंने बोला है वही लिखा है, और इसको नोट कर लो, नोट हो जाए तो डन लिखना, फिर हम लोग आगे चलेंगे, है ना। नोट हो जाए तो डन लिखना, फिर हम लोग आगे चलेंगे भैया, फिर हम लोग आगे चलेंगे फटाफट। यस यस यस, नोट कीजिए। हाँ जी नोट कीजिए। हाँ, नोट हो जाए तो डन लिखिएगा, फिर आगे चलेंगे। नोट हो जाए तो डन लिखिएगा, फिर आगे चलेंगे। बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है ना, सिंपल सिंपल चीज आप निपटा देते हैं। कल से कुछ और अच्छी चीज पढ़ेंगे। बहुत सिंपल है, इसमें नहीं समझने वाली कोई चीज हो ही नहीं सकती, है ना। नहीं समझने वाली कोई चीज हो ही नहीं सकती। यस यस यस, पक्का, डन, आगे चल सकते हैं, आगे चल सकते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो आपको इसमें सिर्फ ये बनाना था, है ना। अच्छा ये तो बना दिया मैंने हाँ ये तो मैंने बना दिया। देखो इस स्लाइड को अब कोई काम नहीं है ना, आपको सिर्फ ये वाली स्लाइड में सिर्फ इतना सा बनाना है ना, 20 तक ही बनाना है। देखो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20 तक, है ना। आपको सिर्फ इतना सा बनाना था और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये बना लिया होगा। अब मैं आपके सामने कुछ और एलिमेंट्स भी बना रहा हूं। देखो ये बना हुआ है, ये बनाना नहीं है आपको, है ना, ये नहीं बनाने। आपको जो बनाना था वो मैंने बता दिया, सिर्फ ये वाली चीज बनानी है ना, इतना ही बनाना है, पूरा नहीं बनाना है ना। वो सिर्फ मैं आपको कुछ और समझाने के लिए, है ना, कुछ और समझाने के लिए मैं ये वाली चीज लेके आया हूं, है ना। वो क्या समझाना है मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा, है ना। तो ये नहीं बनानी है आपको, मैं आपके भले ही पीडीएफ में डाल दूंगा इस चीज को,
नोट्स को इसमें डाल दूंगा, लेकिन ये नहीं बनाना आपको, ठीक है। आपको सिर्फ ये इतना ही बनाना है, न्यूलैंडॉर्फ ऑक्टेव की फील यहीं तक आ जाएगी, है ना, यहीं तक आ जाएगी, तुम्हें फील आ जाएगी, ठीक है सर। सर इसकी कुछ कमियां भी थी क्या? सर एक बात बताओ, इसकी कुछ कमियां भी थी क्या? बहुत सारी कमियां थी भाई। इसके ड्रॉबैक बोल दो, लिमिटेशंस बोल दो, आपकी श्रद्धा है, आपकी मर्जी है, जो मर्जी है बोल दो। सबसे पहला लिमिटेशन यह था कि इसने जो कहानी बोली ना कि हर 8वां एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी रिपीट करता है, यह सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20 होता है ना। उस समय 56 एलिमेंट्स नोन थे, जिस समय न्यूलैंड ने अपना रूल दिया, यस, उस समय 56 है ना, अब तक 56 एलिमेंट नोन थे, 56 एलिमेंट्स नोन थे। लेकिन ये जो चीज बोली न्यूलैंड ने कि 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रिपीट है, तो 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज रिपीट होती है वो सिर्फ और सिर्फ कहां तक एप्लीकेबल थी? 20 तक एप्लीकेबल थी, कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल थी। इसी वजह से मैंने आपसे बोला कि आपको 20 तक ही बनानी है, यस, ठीक है। कोई बोल ही नहीं रहा यार, हाँ ना, अरे श्रद्धा, हाँ ठीक है, तुम कह रहा सर श्रद्धा मेरी है कह रहा श्रद्धा मेरी है। एक काम करना बेटा, है ना, जैसे क्लास खत्म हो जाए बढ़िया सा फेस वॉश लेना, मुंह धोना 2-3 बार बढ़िया ढंग से रगड़ के, और फिर शीशे में अपनी शक्ल देखना और फिर पूछना कि क्या एक्चुअली श्रद्धा मेरी है? क्या ये जो शक्ल है, कोई तो कह रहा है श्रद्धा कपूर है, क्या ये शक्ल लायक है इस चीज के? हैं? अगर जवाब हां मिले तो ठीक है, और अगर अकेले में पूछोगे तो अपने आप सच्चाई मिल जाएगी, मतलब अच्छा जवाब मिल जाएगा तुम्हें, सच क्या है वो मिल जाएगा, पता लग जाएगा, यस, ठीक है। आओ आओ, तो ये सबसे पहली लिमिटेशन थी। और लिमिटेशन क्या थी? देखो सेकंड लिमिटेशन ये रही, ये जो न्यूलैंड था ना, ये न्यूलैंड बड़ा शाना था। शाना, शाना समझते हो तुम? शाना क्या होता है? एक्स्ट्रा होशियार था, है ना। और कई बार जो एक्स्ट्रा होशियार होता है वो दुनिया में निपट जाता है। इसने क्या किया, इसने अपनी जब पीरियोडिक टेबल बनाई थी ना, तो इसने कहा कि जो एलिमेंट्स नोन है बस हमेशा इतने ही एलिमेंट रहेंगे, इससे ज्यादा एलिमेंट नोन हो ही नहीं सकते नेचर में, है ना। बोले अब कोई नया एलिमेंट डिस्कवर होगा ही नहीं, तो मैंने जो पीरियोडिक टेबल बना दी वो फिक्स है ना, इससे ज्यादा एलिमेंट आ ही नहीं सकते। लेकिन फिर उसके बाद जब नए एलिमेंट डिस्कवर हुए, जैसे मान लो नोबल गैसेस डिस्कवर हुई, नोबल गैसेस जब डिस्कवर हुई तो लोग गए न्यूलैंड के पास और न्यूलैंड से पूछा, न्यूलैंड अंकल एक बात बताओ, मैं इस पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस को कहां फिट करूं? न्यूलैंड कहता है ये तो पॉसिबल नहीं है भैया। मतलब जब नए एलिमेंट डिस्कवर हुए, उन नए एलिमेंट्स के लिए न्यूलैंड ने अपनी पीरियोडिक टेबल में कोई खाली जगह नहीं छोड़ी थी, खाली जगह नहीं छोड़ी थी। ये बहुत ही गड़बड़ चीज थी, है ना। तो ये वाली चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसका सेकंड ड्रॉबैक है कि जब न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो न्यू एलिमेंट को वो अपनी पीरियोडिक टेबल में कहीं पर भी रख नहीं पाया, है ना, उनको पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं दे पाया। ठीक है क्या? अरे बोलो, ठीक है। और सबसे लास्ट में देखो, ये चीज समझाने के लिए मैं आपको ये वाली टेबल लेके आया हूं। इसने क्या किया, इसका जो लॉ था ना वो 20 तक एप्लीकेबल था, एटॉमिक नंबर 20 तक बढ़िया ढंग से लॉ एप्लीकेबल हो रहा था। लेकिन इसके बाद ये लॉ एप्लीकेबल नहीं था, तो इसने गड़बड़ कर दी। ओ भाई देख लो ना यार, इसने गड़बड़ कर दी। गड़बड़ क्या करी? देखो, एक ही पोजीशन पे आपको 2 एलिमेंट दिख रहे हैं, कोबाल्ट और निकल, कोबाल्ट एंड निकल। यहां पर भी देखो एक ही पोजीशन पे 2 एलिमेंट दिख रहे हैं। मतलब हुआ कुछ ऐसा, कैसा हुआ? कुछ ऐसा, इसने अपनी बात को सही साबित करने के लिए जहां एक एलिमेंट लिखा होना चाहिए था वहां 2 एलिमेंट डाल दिए एक ही जगह पे। अरे यार ये तो कॉमन सेंस की बात है। जब आप एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हो चीजों को, तो भैया एक जगह पे एक ही तो एलिमेंट आना चाहिए। कोई बोल ही नहीं रहा यार, एक जगह पर एक ही तो एलिमेंट आना चाहिए। लेकिन इसने तो एक जगह पर देखो 2 एलिमेंट डाल रखे हैं। ये गड़बड़ हो गई, ये गलत हो गई बात, ब्लंडर कर दिया, मतलब अपनी ही बात से पलट गया इंसान। और भैया ऐसे इंसान हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, जो आज कुछ कहेंगे और जब करने की बारी आएगी कुछ और कर जाएंगे, है ना। ऐसे लोगों से बच के रहा करो आप लोग। यस, तो चलिए साहब, यही थी इसकी लिमिटेशंस। ये 3 लिमिटेशन थी, 3 ड्रॉबैक थे,
उम्मीद करता हूं आप लोगों ने लिख लिए होंगे। लिख लिए हैं तो डन लिखिए, फिर आगे चलेंगे, सिर्फ एक और क्लासिफिकेशन करेंगे और फिर उसके बाद क्लास छोड़ देंगे। बस 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 इतना ही करेंगे दादा। हाँ ये लिख लो, और अगर नोट हो जाए तो डन लिख दो, फिर आगे चलेंगे। ठीक है भाई, ठीक है भाई, यस यस यस। हाँ एटॉमिक मास यार, एटॉमिक नंबर नहीं यार, एटॉमिक मास, मास मास, एटॉमिक नंबर नहीं, मास। यस और देखो, एक ब्लंडर और बताऊं इसका, एक ब्लंडर और बताऊं। देखो इसने क्या कर रखा है भाई साहब ने, इसने क्या कर रखा है, पोटेशियम के साथ कॉपर रख रखा है। देख रहे हो, एक ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होती है ना। देखो पोटेशियम के साथ कॉपर रख रखा है, सोडियम के साथ कॉपर रख रखा है। भाई कॉपर की रिएक्टिविटी काफी कम होती है, सोडियम की रिएक्टिविटी खतरनाक होती है। इनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं है, सेम नहीं है प्रॉपर्टीज, फिर भी एक ही ग्रुप में डाल दिया। अबे कैसे डाल दिया भाई, तो गलत है ना। सोडियम कितना हाईली रिएक्टिव होता है पता है, पानी में डालो आग लगा देता है पानी में। देख रहे हो, पानी में आग लग जाती है सोडियम से। कॉपर बेचारा आराम से 10-15 दिन बाद रिएक्ट करता है, और हो सकता है इसका मन ना हो तो रिएक्ट करे भी ना, है ना। तो इनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं है, फिर भी एलिमेंट्स को एक ग्रुप में डाल रखा है ना, तो ये बहुत ही गलत बात थी, बहुत ही गलत बात थी। हाँ तो ये इसकी लिमिटेशन थी। चलिए फिर आज का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है लूथर मेयर कर्व, ये लास्ट टॉपिक है। ये मुझे लग रहा है फोटो गलत आ गई है ना। हाँ, मुझे लग रहा है फोटो गलत आ गई है, या सही सही है, सही से लग रही है। ठीक है चलो कोई नहीं, हाँ हाँ ठीक है। लूथर मेयर कर्व ये लास्ट है, देखो लास्ट है भाई, लास्ट, बस लास्ट। फिर उसके बाद जो आप कहोगे उस पर बातचीत की जाएगी, है ना। हाँ फिर उसके बाद बातचीत की जाएगी, ठीक है। ये 2 मिनट का टॉपिक है, 2 मिनट का टॉपिक है भाई, इसको देख लो बस 2 मिनट, है ना। लूथर मेयर कर्व, नाम से ही पता लग रहा है कर्व, मतलब ये सर कोई ना कोई ग्राफ होगा। सर ये ग्राफ है, किस किस के बीच ग्राफ है सर, ये ग्राफ है एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच। अच्छा ये किस किस के बीच ग्राफ, देखो इस तरह का ग्राफ है, ये आपको मैं दिखाऊं, इस तरह का ग्राफ है ना। सर ये क्या बना दे सर, ये रटना है? अबे नहीं रटना, इसको नहीं याद करना, मैं बताऊंगा तुम्हें क्या दिखना है ना। इस ग्राफ में क्या किया इसने, देखो यहां पर लिखा है एटॉमिक वॉल्यूम, एटम का वॉल्यूम, ठीक है। और यहां क्या लिखा है इसने, एटॉमिक नंबर, है ना। इसके बीच इसने ग्राफ बनाया है ना। एटॉमिक वेट, है ना, एटॉमिक वेट कह दो, एटॉमिक मतलब मास कह दो, एक ही बात। यस एटॉमिक मास कह दो, एक ही बात, ठीक है। अच्छा सर ये एटॉमिक वॉल्यूम कहां से आया? अरे यार तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ये कोई बोल ही नहीं रहा यार, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो सर यहां से देखो एटॉमिक वॉल्यूम मिला उसको, एटॉमिक वॉल्यूम इसने ऐसे निकाला है ना, ये 4/3 पाई आर क्यूब से नहीं निकाला है, यहां से एटॉमिक मास निकाला, ये एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, है ना। डेंसिटी पता थी उसको एटॉमिक मास में डिवाइड कर दिया तो उसको क्या मिल गया, एटॉमिक वॉल्यूम मिल गया ना, यहां से एटॉमिक वॉल्यूम निकाला। अब उसने ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है ना, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब सुनना मेरी बात, मान लो ये ग्राफ उसको ऐसा मिला, है ना, ऐसा मिला, सुनना, ये ग्राफ उसको ऐसा मिला, मान लो, मतलब मान लो ये ग्राफ ऐसा मिला, ठीक है। थोड़ा सा छोटा बनाओ, है समझाने के लिए, थोड़ा सा छोटा बनाओ, ऐसे, है ना, ये ग्राफ मिला, मान लेते हैं। अब इन भाई साहब ने क्या बोला, इन भाई साहब का यह कहना था कि इस ग्राफ में सिमिलर पोजीशन पे आने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। अच्छा सर वापस बोलो, वापस बोलो सर, वापस बोलो सर, वापस बोलो सर, क्या बोल दिया आपने? सुनो क्या कहा इन्होंने कहा सिमिलर पोजीशन पे आने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। सर एग्जांपल दो, सिमिलर मतलब क्या है? देखो सिमिलर पोजीशन मतलब इस पोजीशन को मैं क्या बोलूंगा, दिस इज द टॉप, ये टॉप पोजीशन है ना, ये टॉप पोजीशन है। सिमिलर पोजीशन का मतलब जितने भी एलिमेंट इस ग्राफ में टॉप पे आएंगे उन सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है। अच्छा अब समझ में आ गया सर। अच्छा सर देखो एक प्रॉपर्टी ये रही बॉटम, ये बॉटम है सर, ये बॉटम है सर, ये बॉटम। तो इस ग्राफ में जितने भी एलिमेंट्स बॉटम पे आ रहे हैं इन बॉटम वाले सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है। अच्छा सर ये समझ में आया सर ये समझ में आ गया बढ़िया ढंग से। अबे और सुनो यार, हाँ टॉप बोल दो, मैक्सिमा बोल दो, तुम्हारी श्रद्धा यार, जो तुम्हें ठीक लगे वो बोल दो, है ना। ये मिनिमा बोल दो या फिर बॉटम बोल दो, एक ही बात है। यस अच्छा सर
ये जो पोजीशन है, आप चढ़ रहे हो ना, जैसे मान लो ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी है, पहाड़ी पे चढ़ रहे हो तो ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है, दिस इज नोन एज असेंडिंग पोजीशन। क्या बोला जाता है इसको? दिस इज नोन एज असेंडिंग पोजीशन। ठीक है क्या? यस। अच्छा, अब आप इस पहाड़ी से उतर रहे हो, वापस नीचे उतर रहे हो, तो जितने भी असेंडिंग पोजीशन पे एलिमेंट्स आ रहे हैं, सबकी प्रॉपर्टी सेम है। जब आप वापस नीचे उतर रहे हो, नीचे उतर रहे हो, नीचे उतर रहे हो, दिस इज नोन एज डिसेंडिंग पोजीशन। कौन सी? डिसेंडिंग पोजीशन। तो इसका यह कहना था कि जितने भी एलिमेंट्स डिसेंडिंग पे आएंगे, उन सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होगी। बस इतना ही काम था। इतनी चीज बोली थी किसने? लूथर मेयर ने। अगर मैं आपको कर्व दिखाऊं, देखो आपके सामने कर्व दिखा देते हैं। ये कुछ ऐसा कर्व था, इसको बनाना नहीं है कॉपी में, पहले बोल देता हूं, कॉपी में नहीं बनाना है। यस, देखो जो टॉप है उसकी बात करते, देखो यहां पर कौन है? लिथियम। यहां टॉप पे कौन है? सोडियम। यहां टॉप पे कौन है? पोटेशियम। यहां टॉप पे कौन है? रुबिडियम। यहां टॉप पे कौन है? सीजियम। तो ये इसका कहना था कि जितने भी एलिमेंट टॉप पे आ रहे हैं, सबकी प्रॉपर्टी सेम है। समझ गए क्या मेरी बात? ये कोई बोल ही नहीं रहा यार, बताओ। यस, हाँ। तो यही चीज, कौन एलिमेंट कहां आ रहा है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है ना? आपको क्या ध्यान रखना है? कौन सा एलिमेंट कहां आ रहा है, इतना ध्यान रखना है। इस ग्राफ के बारे में ध्यान रखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो सर आप बताओ ना कौन सा एलिमेंट कहां आ रहा है? सर आप बताओ ना कौन सा एलिमेंट कहां आ रहा है? सर ये देखो, जो अल्कली मेटल्स होते हैं, अल्कली मेटल कौन कौन होते हैं? अभी बताऊंगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनको दुनिया अल्कली मेटल के नाम से जानती है। ये एलिमेंट कहां आएंगे? पीक पोजीशन पे आएंगे। कहां आएंगे? पीक पोजीशन पे। कर्व का जो पीक है, वहां पर कौन आएगा? अल्कली मेटल। चेक कर लो भले ही, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये कहां है? पीक पे है। कहां है? पीक पे। ये ध्यान रखना आपको, किसके ग्राफ में पीक पे अल्कली मेटल्स है। ठीक है सर। सर जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बैरियम, ये कहां है? These are present at the descending position। कौन सी पोजीशन पे दादा? डिसेंडिंग पोजीशन पे है। अगर तुम चाहो तो मैं बता दूं, देखो डिसेंडिंग मतलब, डिसेंडिंग का मतलब है सर हम नीचे उतर रहे हैं। देखो सर, नीचे उतर रहे हैं, यहां से नीचे उतर रहे हैं तो बैरियम, यहां से नीचे उतर रहे हैं तो स्ट्रोंसियम, यहां से नीचे उतर रहे हैं तो कैल्शियम, यहां से नीचे उतर रहे हैं तो मैग्नीशियम, और यहां से नीचे उतर रहे हैं तो बेरिलियम। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि जो डिसेंडिंग पोजीशन है उस पे कौन से एलिमेंट्स हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। कौन से एलिमेंट्स हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। यस यस यस। और देखो इसमें एक टर्म लिखी है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होते हैं? जब हम लोग इस चैप्टर के लास्ट में जाएंगे, आपको 8वें 9वें लेक्चर में जाके पता लगेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना? तो उस दिन पता लग जाएगा, उस दिन पता लग जाएगा। अभी के लिए सिर्फ ये लिख लेना इस पॉइंट को कि जो हेलोजेंस होते हैं वो असेंडिंग पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं। जब आप चढ़ रहे हो वहां कौन आएगा? हेलोजन आएगा। देखो ये रहा फ्लोरीन, यस। चढ़ रहे हो तो ये रहा क्लोरीन, ये रहा ब्रोमीन, ये रहा आयोडीन। असेंडिंग पोजीशन पे कौन है? असेंडिंग पोजीशन पे हेलोजेंस है। हाँ बेटा ये लिखना है, यस ये लिखना है ना? और मैं ये लिखने के लिए तुम्हें होमवर्क दे दूंगा, है ना? अभी समझ लो क्योंकि अपनी टाइम नहीं है, फिर क्लास खत्म हो जाएगी। और जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो बॉटम पे आते हैं, बॉटम पार्ट ऑफ दी, सबसे बॉटम है ना, उस पे कौन आता है? ट्रांजिशन एलिमेंट। सर ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं? ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना, है ना? अभी के लिए आप ये ध्यान रखो कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। सर हमें तो ये भी नहीं पता कि डी ब्लॉक के एलिमेंट कौन होते हैं। अरे तुमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा है? बोलो तो सही, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा है ना? तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी सबशेल में फिल हो रहा है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी सबशेल में फिल हो रहा है तो उसको डी ब्लॉक का एलिमेंट बोला जाएगा। बस इतना ध्यान रख लो। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी सबशेल में फिल हो रहा है तो उसको डी ब्लॉक एलिमेंट बोला जाएगा। यस, डी ब्लॉक का एलिमेंट कहा जाए। बस इतना ध्यान रखना है और कुछ नहीं ध्यान रखना। तो अब देखो ये जो कर्व है, कर्व वर्व भूलो, क्या ध्यान में रखना है? लूथर मेयर में क्या ध्यान में रखना? देखो वापस बता देता हूं। सबसे पहली चीज, इसने ग्राफ बनाया किस किस के बीच? एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच। ठीक है, ये ग्राफ बनाया। क्या कहा कि सिमिलर पोजीशन पे आने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, ये बोला। अब क्या ध्यान में रखना है?
कि टॉप पे कौन आता है, जल्दी बताओ, टॉप पे कौन आएगा, पीक पोजीशन पे कौन प्रेजेंट होगा, अल्कली मेटल्स, बोले तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। डिसेंडिंग पे कौन होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बैरियम। असेंडिंग पे कौन होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और बॉटम पे कौन होगा, बॉटम पे होगा डी ब्लॉक एलिमेंट। बस इतना ध्यान रखना है, बस इतना ध्यान रखना है, और कुछ भी याद नहीं रखना है। इसमें इस ग्राफ के चक्कर में मत पड़ना, ये क्या बनाया, कैसे बनाया, क्या आया, ये ऑब्जर्वेशन था, आपको नहीं ध्यान में रखना है। आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रख लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अभी तक तो पूछा नहीं गया एग्जाम में, क्या पता कभी पूछ ले, है ना। सर इसकी लिमिटेशन बता सकते हो क्या आप, भाई सारी लिमिटेशन है, तो सारी लिमिटेशन है। सबसे पहली चीज तो यह है कि ये जो इतनी सारी पोजीशन इसने बता दी, इन सारी पोजीशंस को याद रखना बहुत मुश्किल था, और कोई लॉजिक नहीं था इस ग्राफ को बनाने का। लोगों ने पूछा ये कैसे बन गया ग्राफ, वो बोला ऐसे बन गया, मैंने तो वैल्यूज पुट करी, ग्राफ बन गया। कोई लॉजिकल बेसिस नहीं था, है ना, कोई लॉजिकल बेसिस नहीं था। देयर वाज नो लॉजिकल बेसिस और क्लासिफिकेशन, एंड सच वैल्यूज आर डिफिकल्ट टू रिमेंबर। बहुत मुश्किल है ना यार, कि ये एलिमेंट यहां आ रहा है, ये एलिमेंट यहां आ रहा है, ये एलिमेंट यहां आ रहा है, बहुत लफड़ा है ना यार, इसका इतना कौन याद रखेगा इसको, ये लफड़ा है। और दूसरी लिमिटेशन ये थी कि जब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल आई, जिसके बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, तो इसकी धज्जियां उड़ गई, धज्जियां। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के कंपैरिजन में इसमें जो भी नॉलेज थी वो बिल्कुल इनसफिशिएंट थी, बिल्कुल इनसफिशिएंट थी। बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। ये देखो, ये रहा, मैं आपसे कह रहा था ना, ये जे मेंस के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं जो आपको मिल जाएंगे। मैं कह रहा था ना पीडब्ल्यू की भी बुक आ गई है ना, अलग अलग ईयर के अलग अलग आ जाते, 19 से लेके 24 तक लेना चाहते हो वो भी है, सारे साल की वो भी लेना चाहते हो वो भी आपको मिल जाएगी ना, प्ले स्टोर वगैरह पे मिल जाती है। बस आज के लिए इतना ही करेंगे। तुमने कहा और मैंने तुम्हारी सुन ली बात, है ना, तुमने कहा और मैंने तुम्हारी सुन ली बात। यस यस यस। तो देखो भाई, आज का जो सेशन है, बहुत कुछ लंबी चौड़ी चीजें हमने आज वाले सेशन में नहीं पढ़ी है ना, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा, एक बार के लिए मैं चाहता हूं मेरी लैंग्वेज आपको समझ में आए, आप मेरे साथ कंफर्टेबल हो, आपको ये समझ में आए कि सर कैसे करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, सर का पढ़ाने का तरीका क्या है, अपनी फ्रीक्वेंसी मैच हो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है ना। और आज वाली क्लास में मैंने सिर्फ यही करने की कोशिश करी है। हाँ, ये प्रमोशन के पैसे मुझे नहीं मिले, मैं वापस बोल देता हूँ, मुझे सिर्फ सैलरी के अलावा और कोई पार्ट नहीं मिला है ना, कोई वेरिएबल पार्ट नहीं है मेरे पास, ठीक है। हाँ, अब एक क्वेश्चन जो आप लोग पूछ रहे थे मेरे से, एक क्वेश्चन तो ये था कि साहब रेगुलर स्कूल लेना चाहिए, डमी स्कूल लेना चाहिए। देखो, ये मतलब डिपेंड करता है इंडिविजुअल चॉइस पे। ऐसा कोई रूल नहीं है कि डमी स्कूल लेने से सिलेक्शन हो जाएगा या फिर रेगुलर रूल लेने से सिलेक्शन नहीं होगा ना। मैं तो ये कहूंगा कि डमी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती मार्केट में, है ना, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर आप सही से देखो तो ये बिल्कुल एक इलीगल टर्म है, दैट इज डमी स्कूल, है ना। रेगुलर स्कूल से भी स्टूडेंट्स के सिलेक्शन होते हैं शानदार, है ना। लेकिन फिर एक दिक्कत ये होती है कि सर रेगुलर जब हम लोग स्कूल जाते हैं तो स्कूल भी जाते हैं, फिर स्कूल के बाद हमारी क्लास भी होती है, सर स्कूल भी मैनेज करना होता है, क्लास भी मैनेज करना होता है, सर हम लोग कैसे करें, है ना सर। और जब ये इस चीज में इतनी दिक्कत आती है कि दोनों चीजें कैसे मैनेज करें, तो सर फिर लफड़ा होता है, फिर हम लोग डमी के बारे में सोचते हैं, है ना, ठीक है। तो देखो यार, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे अगली क्लास में, लेकिन अभी के लिए मैं एक चीज छोटी सी आपसे कहूंगा कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो आप ही को करना है, कोई दूसरा नहीं आएगा। हाँ, और टाइम भी फिक्स है, 24 आवर्स, स्कूल भी जाना है, यहां भी जाना है। टाइम निकालने का एक छोटा सा तरीका मुझे लगता है, स्कूल में जितनी अटेंडेंस हो, जैसे लेट से 75% स्कूल में अटेंडेंस आपको जरूरत होती है, तो कोशिश कीजिए, आपको अगर वहां 100% अटेंडेंस आपने दे भी दी, कोई आपको माला नहीं पहनाएगा, स्टेज पे आके कोई स्वागत नहीं करेगा कि ये देखो बच्चा 100% अटेंडेंस वाला, नहीं, है ना। तो आप लोग चाहो तो जिस दिन आपको लगे कि यार आज वाला जो दिन है वो स्कूल में प्रोडक्टिव नहीं है इतना, है ना, कुछ ज्यादा चीजें स्कूल में नहीं होने वाली है, उस दिन आप स्किप कर सकते हो, है ना, उसको स्किप करो, और जो टाइम आपके पास बचता है उस टाइम में आप लोग पढ़ाई करो, घर पे बैठ के पूरे वीक का, अगर मान लो आपका कोई बैकलॉग है उस बैकलॉग को कवर करो, है ना। आपको हाईली एफिशिएंट रहना पड़ेगा, आपके पास टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बचेगा,
है ना। स्कूल में लेट से आपका एक पीरियड है जिसमें कोई टीचर नहीं आया, उसमें कोई काम नहीं था, तो आप लोगों को रिवाइज कर लेना है अपने कोचिंग का, या फिर आप अपनी ऐसी बुक जरूर साथ में रखें, नोट्स की रखें, क्वेश्चन प्रैक्टिस की रखें, जो आपकी कोचिंग में चल रही है ना, जैसे हमारी जो चल रही है। जैसे कोई टाइम मिलता है मुझे एक बार के लिए फटाफट रिवाइज कर लिया। यस, डीपीपी जैसे मान लो 20 मिनट का भी टाइम मिला तो मैं 20 मिनट में देखा अपनी मॉड्यूल, अपना डीपीपी देखा, जो आपको डीपीपी मिलती है, और डीपीपी आपने सॉल्व कर लिया, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोग कर सकते हो, यहां से आपको टाइम निकाल सकते हो, है ना। लेकिन आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, सीधी सी बात ये है ना। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखें, और भी इसके बारे में हम लोग छोटी छोटी बातें और अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। आज का होमवर्क के नाम पे क्या है सर, होमवर्क तो बता दो, आपने तो होमवर्क ही नहीं बताया। आप देखो, आज मॉड्यूल में से कुछ नहीं करना है ना, मॉड्यूल में से कुछ नहीं करना। आपका होमवर्क आज सिर्फ और सिर्फ इतना है, रिवीजन कीजिए जो आज आपको पढ़ाया, नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करके आइए, और नोट्स बना लीजिए अच्छे से, है ना। नोट्स बना लीजिए, आज आपको कोई डीपीपी नहीं मिलेगा, है ना, आज आपको कोई डीपीपी नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से आपको डीपीपी मिलना स्टार्ट होगा, ठीक है। डन है, चलिए फिर खत्म कर देंगे क्लास, बताओ जरा। तो थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूं जो हम लोगों ने आज पढ़ा है आपको मैक्सिमम चीजें अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको गारंटी दे सकता हूं, अगर आप लोगों ने मेरे साथ ईमानदारी से मेहनत करी तो आपको ये नहीं फील होगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुश्किल है, या फिर ना ही ये फील होगा कि यार टीचर का एफर्ट कुछ कम है। आप जितना एफर्ट करोगे उससे ज्यादा एफर्ट आपको टीचर का दिखेगा, इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है। आप लोग बस जितना काम आपको दिया जाए उतना करके आओ, बाकी सारी चीज नोट्स वोट्स सब कुछ मैं अपने आप देख लूंगा। कोई फालतू की टेंशन लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है, सिर्फ फेथ रख के आओ क्लास में, फेथ के साथ पढ़ाई करो, बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे। यस, और मैंने आपसे कहा है कि आप लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एक बार अच्छे से पढ़ के आ जाए, उतना काम कर लो। बाकी मैं तुमसे ये भी नहीं मांगता कि ये पढ़ के आओ वो पढ़ के आओ, सारा सब कुछ मैं क्लास में करवा दूंगा और बढ़िया ढंग से कवर करवा दूंगा। फिर तुम मेंस का क्वेश्चन करना, एडवांस का क्वेश्चन करना, ये ढिमका फलाना जो क्वेश्चन है कर लेना, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि दादा काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय, लव यू ऑल।